सबसे पहली चीज जो तुमने सुप्रीम डीमन एम्परर बनने के बाद की, वह ये थी कि तुमने अपना नाम छोड़ दिया और चुपचाप रुयन, जो ग्रैंड एम्प्रेस थी, उससे शादी कर ली। उसी रात तुमने अचानक एक डिवोर्स सिस्टम अवेकन कर लिया। अगर तलाक होता तो तुम्हारी आधी कल्टीवेशन तुम्हारी पत्नी को मिल जाती, लेकिन तुम्हें वही ताकत 10,000 गुना वापस मिलती, आसमान के नीचे बेजोड़ शक्ति के साथ। लेकिन सिस्टम को यह नहीं पता था कि तुम बहुत पहले ही खून खराबे और लड़ाइयों से थक चुके थे। अब तुम बस एक साधारण जिंदगी जीना चाहते थे। ऐसे ही 1,000 साल गुजर गए। तुम्हारी 2 बेटियां और एक बेटा हुआ और जिंदगी पूरी और संतुष्ट लगने लगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारी पत्नी सिंहासन पर बैठी, उसी दिन उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह तुमसे तलाक चाहती है। तुमने कहा, मुझे एक वजह दो। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। मैंने अभी अभी इमैक्युलेट एम्परर्स सीट अवेकन किया है। अगर मुझे और ताकतवर बनना है तो मुझे हर इच्छा और लगाव को तोड़ना होगा। यह कहकर लियो रुयान ने आंखें बंद कर लीं। वह तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। यह सुनकर तुम्हें बस हंसी आई। अपनी कल्चरेशन, अपने पति और अपने बच्चों के बीच तुम्हारी पत्नी ने अपनी कल्टीवेशन को चुन लिया था। उसी समय लियो रुयन की मास्टर लिन चिंगशुए ने उसे जल्दी से कहा, रुयन, अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारा एम्परर ऑरा लगभग पूरा हो चुका है। अगर अभी कुछ भी इसमें बाधा बना तो शायद तुम कभी सबसे ऊंचे शिखर तक नहीं पहुंच पाओगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक लिन चिंगशुए को एक भयानक किलिंग इंटेंट महसूस हुआ जो सीधे उसी पर आ रहा था। बिजली की तेजी से उसने उस डरावने दबाव की दिशा में देखा। वह तुम थे, जो अभी तक एम्परर रेल्म तक भी नहीं पहुंचे थे। उसी समय लियू रोयान जल्दी से बोली। उसकी आवाज में विनती थी, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। हमारे इतने सालों के रिश्ते की खातिर मुझे जाने दो। तुमने लियो रोयान को घूर कर देखा और फिर अपने एम्परर सेंस की ताकत से सीधे उसके सोल सी में घुस गए। मुझे सच बताओ, क्या कोई तुम्हें इसके लिए मजबूर कर रहा है? यह तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी। लियो रुयान यह देखकर हैरान रह गई। वह तो पहले ही ग्रैंड एम्परर रेल्म में पहुंच चुकी थी और उसकी सोल सी में जबरदस्ती घुसने के लिए उससे कई गुना ताकतवर होना पड़ता था। उसने अपने पति को अविश्वास से देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर सख्त हो गईं। नहीं, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा चेहरा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तब मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। तुमने हाथ उठाया और वह हेवंस मार्क, जो सालों पहले तुम दोनों को कल्टीवेशन पार्टनर्स के रूप में जोड़ता था, तुरंत टूट गया। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, डिवोर्स सफल हो गया। तुम दोनों की कुल कल्चरेशन में से लियो रोयान का हिस्सा लगभग नगण्य है। अब होस्ट की करीब आधी कल्चरेशन तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी। एक पल में तुम्हारी आधी कल्टीवेशन गायब हो गई। दूसरी तरफ लियू रुयन, जो अभी अभी ग्रैंड एम्परर रेल्म में दाखिल हुई थी, सीधे तीसरे सब स्टेज तक पहुंच गई। यह देखकर लिन चिंगशुए हैरान रह गई। यह तो डिवाइन टेक्निक है, बिल्कुल डिवाइन टेक्निक। हा हा हा। इमैक्युलेट एम्परर्स सीट सच में हर इच्छा और लगाव को तोड़ने की मांग करता है। यह तलाक लेना बिल्कुल सही फैसला था। तभी सिस्टम फिर बोला, मिलियन फोल्ड कल्चरेशन, रिटर्न सफल। लेकिन होस्ट की आधी कल्चरेशन का 10 लाख गुना इतना ज्यादा है कि इसे एक साथ रिलीज करना संभव नहीं। सिस्टम इसे होस्ट के सोल सी में स्टोर कर देगा। जब भी जितनी जरूरत हो उतनी निकाल सकते हो। एक फ्रेंडली रिमाइंडर, मौजूदा दुनिया तुम्हारी पूरी शक्ति को एक साथ सह नहीं सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो पूरी दुनिया ही ढह जाएगी। इसलिए थोड़ा संयम रखो और कोशिश करो कि गलती से दुनिया की हर जीवित आत्मा को खत्म न कर दो। सिस्टम का यह मैसेज देखकर भी तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि इस समय तुम्हारे सामने तुम्हारे तीनों बच्चे खड़े थे। कोई रो रहा था, कोई चुप था। सबसे छोटी बेटी रोते हुए बोली, डैडी, मैं नहीं चाहती कि आप चले जाओ। तुमने प्यार से उसकी पेशानी सहलाई और कहा, मत रो मेरी बच्ची, डैडी हमेशा तुमसे प्यार करेगा, मैं वादा करता हूं। उस पल तुम्हारे दिल में जो भी नरमी बची थी वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए थी। उधर लियू रुयान जानती थी कि इमैक्युलेट टेम्परर सीट के लिए सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता तोड़ना जरूरी है, इसलिए वह बच्चों को अपने साथ रखने के लिए तैयार थी। उसने कहा, बच्चों, मैंने आज से पहले तुम सबसे पूछा था, अब फैसला कर लो, तुम अपनी मां के साथ रहोगे या अपने पिता के साथ जाओगे? लियू शिक्सुआन पहले से ही अपनी मुट्ठियां कसकर खड़ी थी और सबको बिना हिले देख रही थी। तभी लिन चिंगशुए ने एक सेबर और एक सोर्ड निकाला, एक जुनगन के लिए और एक सिक्सुआन के लिए। ये दोनों बेजोड़ हथियार तुम्हारी मां ने पहले से तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। इस तरफ आओ और यह हथियार तुम्हारे हो जाएंगे। आगे से तुम्हारी मां ही तुम्हारा सहारा होगी। तुम्हारी नेचुरल टैलेंट और तुम्हारी मां के रिसोर्सेज के साथ तुम एक दिन जरूर एम्परर रेल्म तक पहुंचोगे। तभी लियू जुनकन, जो अब तक सिर झुकाए खड़ा था, अचानक घुटनों के बल गिर गया और बोला, फादर, मुझे माफ कर दीजिए,
मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ। तुमने शांत होकर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब से पिता तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाएगा। अपनी माँ की बात मानना और मेहनत से ट्रेनिंग करना। यह कहकर वह उठकर लियो रुयन की तरफ चला गया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, लिन चिंगशु ने तुरंत वह बेजोड़ सेबर उसके हाथ में दे दिया। लिu जुनचान की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया हो। तभी लिन चिंगशु ने जीत भरी मुस्कान के साथ लिu सिक्सवान की तरफ देखा और कहा, सिक्सवान जल्दी आओ, यह तलवार तुम्हारी है। यह सुनकर लिu सिक्सवान की मुट्ठियां और कस गईं। फिर वह धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। लेकिन जब वह लिu रुयान के सामने पहुंची तो उसने अपनी मां को लंबे समय तक घूर कर देखा, फिर अपने डरपोक छोटे भाई को तीखी नजर से देखा और बिना कुछ कहे मुड़कर सीधे तुम्हारी तरफ आ गई। फादर, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। अपनी बड़ी बेटी को देखकर तुम्हारे जमे हुए दिल में फिर से गर्माहट लौट आई। तुमने पूछा, शीशुआन, क्या तुम सच में पक्की हो? मां के सवाल के सामने लिu सिक्सुआन चुप रही। लिu रुयान ने फिर कहा, सिक्सुआन, तुम अभी छोटी हो। तुम्हें समझ नहीं है कि यह फैसला कितना बड़ा है। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम अपने पिता के साथ जाओगी तो तुम्हारे पास एम्परर रियलम तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। लिu शिशुआन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। मैं अपनी मेहनत से एम्परर रियलम तक पहुंच सकती हूं। तभी लिu जुनकैन बोला, सिस। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही लिu शिशुआन ने उसे काट दिया। अपना मुंह बंद रखो। एक शब्द और बोला तो आज से मेरा कोई भाई नहीं रहेगा। लिu शिशुआन ये बात अच्छी तरह जानती थी कि उनकी मां हमेशा कल्टीवेशन में डूबी रहती थी, जबकि उनके पिता का प्यार उनके लिए सच में असीम था। लिu शिक्सुआन की बात सुनकर लिu जुनकान ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल के अंदर अब भी उसे लग रहा था कि उसकी बहन बस अपने जज्बात में बहकर फैसला कर रही है। उनकी मां के रिसोर्सेज के बिना वे दोनों अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली प्रोडिजी कभी नहीं बन सकते थे। उधर पास खड़े लोग आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, देखो, लिu रुयान तो एक ही छलांग में सीधे ग्रैंड एम्परर रेल्म के लेट स्टेज तक पहुंच गई। इतनी टैलेंट और ताकत के साथ वह जरूर इमॉर्टल डोमेन के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक बनेगी। जो आदमी लिu रुयान के साथ नहीं गया, वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। जब लिu रुयान ने देखा कि उसकी बड़ी बेटी का फैसला बदलने वाला नहीं है, तो उसने अपनी सबसे छोटी बेटी मियाओ मियाओ की तरफ देखा और पूछा, और तुम? मियाओ मियाओ? मियाओ मियाओ ने तुरंत तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से में बोली, माँ बहुत बुरी हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। लिu रुयान ने लिu मियाओ मियाओ को देखा। उसके चेहरे पर भावनाओं का अजीब सा मिश्रण था जिसे समझना मुश्किल था। मियाओ मियाओ, माँ के पास आ जाओ। अब से हम ऐसे मास्टर्स को बुलाएंगे जो कल्टीवेशन में मशहूर हैं, और ऐसे शेफ्स भी जो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। वे तुम्हारे लिए हर दिन स्वादिष्ट केक और खाना बनाएंगे। तुम बहुत बुरी हो, मुझसे बात मत करो। डैडी, चलो यहां से, मुझे यहां नहीं रहना। अपनी छोटी बेटी के टूटे हुए चेहरे को देखकर तुमने धीरे से कहा, मियाओ मियाओ, थोड़ी देर सो जाओ। डैडी को बस कुछ बातें कहनी है, फिर हम यहां से चले जाएंगे। तुम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि मियाओ मियाओ तुम्हारी बाहों में ही सो गई। तुमने उसे अपनी बड़ी बेटी को संभालने के लिए दिया और ठंडी नजर के साथ लियो रुयान के पास जाकर खड़े हो गए। तलाक वाले उस पल को याद करते हुए तुम कुछ देर के लिए यह भी भूल गए थे कि आगे कौन सा रास्ता चुनना है। लेकिन जब तुम्हारी दोनों बेटियों ने बिना झिझक तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया, तो तुम्हारे सामने फिर से एक रास्ता साफ हो गया। ग्रैंड एम्परर रियलम सच में काफी ताकत है। उम्मीद करता हूं कि एक दिन तुम्हारी ताकत मेरी दोनों बेटियों से भी आगे निकल जाए। तुमने इससे ज्यादा कड़वी बात नहीं कही। आखिर तुमने कभी इस औरत से पूरे दिल से प्यार किया था। लेकिन अगले ही पल तुमने हाथ बढ़ाकर लिन चिंगशू का गला पकड़ लिया। तुम अभी मेरे बच्चों को अपनी तरफ करने के लिए हर चाल चल रही थी। अगर तुम उसकी मास्टर ना होती और मेरे बच्चे यहां मौजूद ना होते, तो तुम अब तक मर चुकी होती। ये कहकर तुमने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे कोई बेकार चीज हो। फिर अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, फादर अब तुम्हारे साथ नहीं होगा, अपना ख्याल रखना। इसके बाद तुम अपनी साली और पुराने दोस्त यी होंग के पास गए। इस बार जब मैं जा रहा हूं तो शायद वापस नहीं आऊंगा, इसलिए अलविदा। ये होंग ने तुम्हारी तरफ अपराध बोध भरी आंखों से देखा, क्योंकि जो दो बेजोड़ हथियार लिन चिंगशू ने अभी दिखाए थे, वे असल में ये होंग ने ही बनाए थे। चिंगेन, मैं भी यहां नहीं रहना चाहती, चलो हम साथ चलते हैं। तुमने सिर हिलाकर कहा, नहीं ये होंग, मैं डीमन डोमेन जा रहा हूं, मैं वहीं से आता हूं। हम वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए संपर्क में रहेंगे। अगर कभी मुझसे मिलना चाहो तो डीमन डोमेन आ जाना, मैं किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। यह कहकर तुम आसमान में उठ गए और पहली बार अपनी कल्टीवेशन ऑरा को बिना छिपाए खुलकर बहने दिया।
फिर अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर दूर आसमान की तरफ उड़ गए। वहां मौजूद हर इंसान यह नजारा देखकर स्तब्ध रह गया। वह आदमी, वह डीमन डोमेन से है और उसकी कल्चरेशन ग्रैंड एम्परर रियलम के पीक पर है। वह इतने सालों से इमॉर्टल डोमेन में हमारे बीच रह रहा था और किसी को पता भी नहीं चला। यह सुनकर लियू रुयान की आंखें चौड़ी हो गईं। इतने सालों तक उसे इस सच्चाई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। रुयन, और वह आदमी असल में डीमन डोमेन से है। तुमने उसे तलाक देकर बिल्कुल सही किया। उसने जरूर देखा होगा कि तुम ग्रैंड एम्परर रियलम के लेट स्टेज तक पहुंच गई हो और अंदर से डर गया होगा। जब तुम ग्रैंड एम्परर रियलम के पीक तक पहुंच जाओगी तब तुम्हारी ताकत उसे आसानी से कुचल देगी। लियू रुयान ने सिर हिलाया। अब उसकी टैलेंट इतनी बढ़ चुकी थी कि पिछले 1 अरब सालों के सबसे महान डीमन एम्परर से भी वह ज्यादा पीछे नहीं थी। आधे घंटे बाद तुम अपनी दोनों बेटियों को इमॉर्टल डोमेन और डीमन डोमेन की सीमा पर ले आए। सिक्सुआन, मियाओ मियाओ आगे डीमन डोमेन है। क्या तुम दोनों को डर लग रहा है? डैडी हमारे साथ हैं, हमें कहीं भी डर नहीं लगता। हाँ, मियाओ मियाओ को भी डर नहीं लगता। यह सुनकर तुम मुस्कुराए और प्यार से दोनों बेटियों के सिर पर हाथ फेरा। और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे डैडी को बहुत समय पहले ही कोई हरा नहीं सकता। डैड, क्या सच में आपको कोई हरा नहीं सकता? आपने ही तो हमें सिखाया था कि हमेशा कोई ना कोई हमसे ताकतवर होता है और हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तुम दोनों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे डैडी थोड़ा अलग हैं, क्योंकि बाकी सब जिस ताकतवर इंसान से डरते हैं वह इंसान मैं ही हूं। यह सुनकर लियो शिशुआन हंस पड़ी और मुंह ढक लिया। डैडी, आप तो बड़े बेशर्म हो। हाँ हाँ, डैडी की बात में थोड़ा सच तो है। अपनी दोनों बेटियों को इतने खुश होकर हंसते देख तुम्हारे दिल के सारे अंधेरे पूरी तरह मिट गए। चलो, अब चलते हैं। डैडी तुम्हें डीमन डोमेन घुमाने ले जा रहे हैं। वहां बहुत सारा अच्छा खाना मिलता है। हाँ, काफी मिलता है। मुझे एक पुराना डीमन पता है, उसका खाना कमाल का होता है। लेकिन वहां जाने से पहले मुझे तुम्हें एक जगह ले जाना है। थोड़ी देर बाद तुम अपनी बेटियों को एक छिपे हुए वॉल्ट के अंदर ले गए। डैडी, ये जगह क्या है? ये डीमन डोमेन में मेरे पुराने समय का ट्रेजर वॉल्ट है। अभी जुनचान को एक बेजोड़ सेबर मिला है ना, तो अब डैडी तुम्हें भी तुम्हारे हथियार देने वाले हैं। तुमने आसपास की खाली जगह की तरफ जोर से आवाज लगाई। शाओ ही जी, तुम कहाँ चले गए? मैंने तुम्हें यहीं रहकर इस जगह की रखवाली करने को कहा था। मैं काफी देर से यहां हूं और तुम्हारा कोई पता नहीं। आखिर में तुमने एक इनकैंटेशन पढ़ा और अगले ही पल लावा के अंदर से एक लंबी तलवार और काले ऑनिक्स आर्मर का एक पूरा सेट बाहर निकल आया। ये वही ब्लड डियर बैटल आर्मर था जिसे पहनकर तुमने कभी पूरे डीमन डोमेन में धूम मचा दी थी। अब फिर से रोशनी में आने का समय है। अगले ही पल वह तलवार चमकते हुए तुम्हारे हाथ में आ गई। जिक्शुअन, इस बेजोड़ तलवार का नाम जूयू इमॉर्टल स्वॉर्ड है, लेकिन मुझे इसका असली नाम साओ जिंचो ज्यादा पसंद है। आज डैडी यह तलवार तुम्हें दे रहे हैं। फिर तुमने तलवार से कहा, साओ जिंचो, ये मेरी प्यारी बेटी है। आज से तुम इसकी सेवा करोगे, समझे? तलवार हल्के से कांपी, जैसे उसने हामी भर दी हो। तुमने इशारा किया कि लियू शिक्सुआन तलवार ले ले, लेकिन उसने सिर हिला दिया। यह तलवार बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती, और अभी मेरी कल्टीवेशन भी इतनी नहीं कि मैं ऐसी तलवार के लायक हूं। वह हैरान थी, क्योंकि इस तलवार की औरा उसके भाई की बेजोड़ सेबर से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर थी। तुम मुस्कुराए और कहा, नहीं शिक्सुआन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मेरी बेटी होने और मेरा खून अपने अंदर रखने की वजह से इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके तुम लायक ना हो। सिर्फ वही चीजें जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं। यह सुनकर जिक्सुआन हंस पड़ी। उसने कहा, डैडी, आपने अभी जो कहा वह काफी कूल था, लेकिन किसी तरह थोड़ा मजेदार भी लग रहा है। ऐसा क्यों? तुम मुस्कुराकर बोले। तो फिर इसकी आदत डाल लो, क्योंकि डीमन डोमेन में तुम्हारे डैडी को अपनी इमेज थोड़ी बदलनी पड़ेगी। यहाँ की दुनिया ज्यादा कठोर है। इमॉर्टल डोमेन की तरह यहाँ नियम और शिष्टाचार ज्यादा मायने नहीं रखते। यहाँ बस एक ही बात चलती है, जिसकी मुट्ठी सबसे ताकतवर वही कानून। फिर तुमने कहा, इसलिए डैडी के पास तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं। तुमने तलवार सीधे अपनी बड़ी बेटी के हाथों में रख दी। फिर तुमने अपनी छोटी बेटी लू मियाओ मियाओ की तरफ देखा और कहा, मियाओ मियाओ, डैडी के पास तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा है। उसी पल वह आर्मर अचानक छोटा होने लगा और धीरे धीरे मियाओ मियाओ के पास आ गया। उसने उसे देखकर कहा, क्या ये मियाओ मियाओ के लिए है? ये तो बहुत बदसूरत लग रहा है। ये सुनते ही आर्मर हल्का सा कांप गया। तुम हंसी रोकते हुए बोले, ब्लड डियर बैटल आर्मर, सुना तुमने? मेरी बेटी को तुम्हारा अब भी वाला रूप पसंद नहीं आया। खुद को बदलकर कुछ ऐसा बना लो जो किसी बच्चे को पसंद आए। अगले ही पल काला ब्लड डियर बैटल आर्मर बदलकर गुलाबी रंग के आर्मर में बदल गया। लू मियाओ मियाओ तुरंत खुश हो गई। तुमने आर्मर की तरफ अंगूठा दिखाकर कहा, मियाओ मियाओ, अब पसंद आया? उसने चमकती आंखों से कहा, पसंद?
मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। तुमने कहा, अच्छा तो अब तुम इसे अपना नया नाम दे सकती हो। तुम इससे बात भी कर सकती हो, इसे किसी भी रंग में बदल सकती हो, इसे इनविजिबल कर सकती हो, बड़ा छोटा बना सकती हो, जैसा तुम्हें पसंद हो। मियाओ मियाओ हैरान होकर बोली, सच में ये सब कर सकता है? मुझे नाम सोचने दो। वह अपनी उंगली चबाते हुए सोचने लगी। फिर अचानक उसका चेहरा चमक उठा। मिल गया, मैं इसका नाम डोनट रखूंगी। जैसे ही यह नाम पड़ा, ब्लड डियर बैटल आर्मर दुखी होकर रोने जैसा करने लगा। यह देखकर तुमने जल्दी से आर्मर को थपथपाया और कहा, सुना तुमने, अब से तुम्हारा नाम डोनट है। अगले ही पल आर्मर खुशी से हंसने लगा। तुमने कहा, म्याओ म्याओ, देखो इसे नाम पसंद आ गया। उसने कहा, लगता तो ऐसा ही है। यह सब देखकर लुजिक सुआन कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप हो गई। फिर तुमने लावा में हाथ डालकर कई डीमन कल्चरेशन मैनुअल्स निकाले जो उनकी ट्रेनिंग के लिए सही थे। जाने से पहले भी तुम सोच रहे थे कि शाओ हिजी आखिर गया कहाँ। तुमने उसे खास तौर पर यहां पहरा देने के लिए छोड़ा था और तुमने सोचा था कि वह तुम्हारी दोनों बेटियों की भी देखभाल करेगा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं था। सीक्रेट वॉल्ट से बाहर आने के बाद तुम अपनी बेटियों को मोलिंग सिटी ले आए, जहां एक बूढ़े हर्मिट की डीमन कल्टीवेशन टेक्निक उनके शरीर के लिए बिल्कुल सही लग रही थी। मोलिंग सिटी की मुख्य सड़क पर चलते हुए लू जिक्सुअन की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उसने कहा, फादर, डीमन डोमेन के शहर तो मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है। मुझे लगा था यहां हर जगह बस लड़ाई झगड़ा और मारकाट होती होगी। तुमने कहा, असल में डीमन डोमेन के शहर इमॉर्टल डोमेन के शहरों से इतने अलग नहीं है, बस कल्टीवेशन सिस्टम अलग है। तभी अचानक लू जिक्सुअन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, फादर देखिए, ऊपर लोग लड़ रहे हैं। आसमान में उस समय कुछ आदमी, जिनके चेहरों पर बुरी मुस्कान थी, एक लाल कपड़े पहने औरत को घेर रहे थे। उनमें से एक बोला, भाइयों जल्दी करो, हमें इस लड़की को पकड़ना है, आज की रात मजेदार होने वाली है। दूसरा बोला, मजा बाद में, पहले ये देखो कि इसके पास क्या क्या चीजें हैं। हालांकि मानना पड़ेगा, ये दिखने में भी काफी अच्छी है। साफ था कि उन लोगों की नजर सिर्फ उस औरत की चीजों पर नहीं थी। तुमने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम उसकी मदद करना चाहती हो? तुम जानते थे कि तुम्हारी बेटी के दिल में न्याय की भावना बहुत मजबूत है। लुजिक्सुआन बोली, शायद मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तुमने शांत होकर कहा, इतना मत सोचो, डैडी यहां है, और वैसे भी ये डीमन डोमेन की लड़ाई का अनुभव लेने का अच्छा मौका है। वह बोली, लेकिन मेरी कल्टीवेशन अभी भी इमॉर्टल रूइंस की है। अगर मैं लड़ूंगी तो क्या डीमन डोमेन के कल्टीवेटर्स मुझ पर हमला नहीं करेंगे? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल शांत था। तुमने कहा, जितने आएंगे उतने गिरेंगे, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, चिंता मत करो। यह सुनते ही लुजिक्सुआन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, फादर, मैं जा रही हूं, यह मेरे नए हथियार को आजमाने का अच्छा मौका है। इतना कहकर वह बिजली की तरह गायब हुई और लाल कपड़े वाली औरत के पास पहुंच गई। उसने कहा, फेलो कल्टीवेटर, मैं मदद करने आई हूं। इतना कहकर उसने तलवार से एक ही वार किया। रोशनी की एक तेज चमक हवा में दौड़ी और डीमन डोमेन का एक आदमी उसी जगह मर गया। बाकी चार तुरंत सतर्क हो गए, खासकर जब उन्होंने लू जिक्सुआन के हाथ की तलवार देखी। उनमें से एक बोला, यह तो एक पियरलेस सोर्ड लग रही है। थत, ये दोनों साथ में हैं। दूसरा बोला, रुको, ये लड़की डीमनिक एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रही, ये स्पिरिट एनर्जी है, ये इमॉर्टल रूइंस से है। ये सुनते ही लाल कपड़े वाली औरत के दिल में निराशा छा गई। एक पल पहले उसे लगा था कि कोई उसकी मदद करने आया है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि यहां मुफ्त में मदद जैसी कोई चीज नहीं होती। उधर लू जिक्सुअन अपने हाथ में पकड़े उस डिवाइन वेपन को देखकर खुद ही हैरान थी। दोनों ही गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के हथियार थे, लेकिन इस तलवार से तो एक साधारण वार में ही दुश्मन मर गया था। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, फेलो कल्टीवेटर्स, इमॉर्टल रूइंस का कोई हमारे डीमन डोमेन में घुस आया है और ऊपर से हमारे एक आदमी को मार भी दिया है। उसके पास एक पियरलेस सोर्ड भी है। सब मिलकर उस पर हमला करो, तलवार उसे मिलेगी जिसके भाग्य में होगी। बात पूरी होते ही डीमन डोमेन के कई कल्टीवेटर्स उसकी तरफ टूट पड़े, लेकिन लू जिक्सुअन ने शांति से तुम्हें वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। फादर, यहां कोई भी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म से ऊपर नहीं है, मैं इन्हें संभाल सकती हूं। तुमने जवाब दिया, ठीक है, पूरी ताकत से लड़ो। तुम्हें अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। और इस तरह लू जिक्सुआन दुश्मनों की भीड़ के साथ भयंकर लड़ाई में उतर गई। इस बीच लाल कपड़े वाली औरत पर अब कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने लू जिक्सुआन को चारों तरफ से घिरते हुए देखा और उसके दिल में उलझन पैदा हो गई। यह भागने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने दांत भींचे और फिर से लड़ाई में कूद पड़ी। वह भी लू जिक्सुआन के साथ मिलकर लड़ने लगी। तुमने उसे देखकर कहा,
बुरा नहीं, कम से कम इसमें कुछ सिद्धांत तो हैं। भागकर नहीं गई। तभी तुमने ध्यान से उसे देखा और सोचा, रुको, इस लड़की में कुछ अजीब है। इसकी ऑरा कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? लेकिन उसी समय एक डरावनी आवाज गूंजी। इमोर्टल रूइंस का कोई यहाँ, और ऊपर से एक पीयरलेस स्वॉर्ड भी। सोच भी नहीं सकता था कि इस सफर में मुझे इतना बड़ा मौका मिल जाएगा। लड़की, वह तलवार इस बूढ़े को दे दो। तुम तुरंत समझ गए, मुसीबत आ गई है। ये एक सेंट किंग लेवल का ताकतवर कल्टीवेटर था। इतनी ताकतवर शख्सियत के सामने वह तलवार उनके लिए पूरी तरह पहुंच से बाहर थी। लेकिन जैसे ही उस बूढ़े आदमी की नजर तुम पर पड़ी, वह तुरंत कांप गया और बोला, ग्रैंड एम्परर। इस छोटे से जूनियर की आंखें थीं, लेकिन वह पहचान नहीं पाया। आप कृपया जारी रखें, सीनियर। यह जूनियर अभी तुरंत चला जाता है। तुमने शांत स्वर में कहा, रुको, मुझे तो तुम्हारा वह घमंडी रवैया ज्यादा पसंद आया जो अभी कुछ पल पहले था। तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस बूढ़े आदमी ने तुरंत अपने ही दोनों हाथ तोड़ लिए और घुटनों के बल गिरकर बोला, मेरी गलती थी। मैं आपसे भीख मांगता हूं, इस कुत्ते की जान बख्श दीजिए। तुमने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, लगता है तुम्हें समझ है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। वह तुरंत बोला, धन्यवाद सीनियर, मेरी जान बख्शने के लिए। इतना कहकर वह बूढ़ा पल भर में गायब हो गया। फिर तुमने आसमान में खड़े बाकी लोगों से कहा, जारी रखो, बस मुझे घूरते मत खड़े रहो। लुजिक सुआन मन ही मन सोचने लगी, तो ये होता है एक अजेय पिता होने का एहसास। लेकिन वहां मौजूद हर डीमन डोमेन कल्टीवेटर समझदार था। वे सब तुरंत मुड़कर भागने लगे। ये देखकर तुमने बस हल्के से हाथ उठाया और पूरे आसमान के एक हिस्से पर एक बैरियर खड़ा हो गया जिसने पूरे इलाके को बंद कर दिया। वे घबरा गए, हम फंस गए। उन्होंने पूरी ताकत से बैरियर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका जरा सा भी असर नहीं हुआ। लुजिक्सुअन और लाल कपड़े वाली औरत फिर से लड़ाई में उतर गई। 2.5 मिनट के भीतर ही आसमान में हमला करने आए हर दुश्मन उन दोनों की तलवारों के नीचे मारे जा चुके थे। लुजिक्सुआन जल्दी से तुम्हारे पास आई और बोली, फादर, यह तलवार तो बिल्कुल मेरे लिए ही बनी है। तुमने संतोष से सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि जल्द ही तुम्हें अपनी बेटी के लिए एक सही कल्टीवेशन टेक्निक ढूंढनी होगी, ऐसी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से मेल खाए और उसकी पूरी फाउंडेशन को डेमोनिक कल्टीवेशन में बदल दे। क्योंकि इमॉर्टल रूइंस की टेक्निक को यहाँ डीमन डोमेन में इस्तेमाल करना बहुत ध्यान खींचने वाला था। तभी अचानक शून्य से एक ठंडी और डरावनी आवाज गूंजी। मैंने दूर से ही महसूस कर लिया था, एक पीयरलेस सोर्ड की ओरा। पहले लगा शायद गलती हो गई, लेकिन नहीं, ये सच है। हाँ, लगता है यह सफर बेकार नहीं गया, और यह तो चिंगशी सेक्ट का कोई व्यक्ति निकला। तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक पुराने दुश्मन की याद उभरी। तुम्हें याद आया कि बहुत पहले तुमने शिंगशी सेक्ट के हर एम्परर रेल्म पावर हाउस को खत्म कर दिया था। फिर भी मुश्किल से 1000 साल बाद ही उसी सेक्ट से एक नया ग्रैंड एम्परर रेल्म कल्टीवेटर फिर से निकल आया था। तुमने सोचा, खैर, इनका समय तो सही निकला। वह आदमी हंसकर बोला, अच्छा, अगर मुझे सही याद है तो यही शब्द कुछ देर पहले किसी और ने भी कहे थे। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उसने अचानक अपने दोनों हाथ क्यों तोड़ दिए और डरकर भाग गया। तुमने शांत स्वर में कहा, मौत को मत ललकारो। लगता है डीमन डोमेन के ज्यादातर लोगों को शिंगशी सेक्ट की पुरानी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। वे भूल चुके हैं कि हम कभी कितने ताकतवर थे। वह आदमी घमंड से बोला, तो फिर आज मैं तुम्हें इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि शिंगशी सेक्ट अपनी सबसे ताकतवर हालत में वापस आ चुका है। तुम हल्का सा हंसे और बोले, वाह, यह तो कमाल है। तुम मेरी तलवार चुराना चाहते हो और ऊपर से मेरी ही लाइन भी चुरा ली। फिर तुमने कहा, लगता है सिंगशी सेक्ट को अभी थोड़ा और समय चाहिए पकने के लिए। तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिंगशी सेक्ट का वह पावर हाउस जो अभी तक घमंडी मुस्कान दे रहा था, अचानक तुम्हारे हाथ में गले से पकड़ा हुआ था। उसने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन तुम्हारी पकड़ से निकल ही नहीं पाया। वह डरकर बोला, यह असंभव है। तुमने शांत स्वर में कहा, मजेदार बात है, तुम्हारे पुराने पैट्रियार्क ने भी मरने से ठीक पहले यही शब्द कहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। लगता है तुम्हारा चिंगशी सेक्ट सच में एक ही सुर में बोलता है। जैसे ही तुमने यह कहा, उसके शरीर से एक भयानक काली रोशनी फूट पड़ी और एक पल में ही वह काली राख बनकर खत्म हो गया। लाल कपड़े वाली औरत यह सब देखकर बिल्कुल स्तब्ध खड़ी रह गई। उसने सोचा, यह अभी क्या हुआ? वह काली रोशनी, उसने तो एक मिड स्टेज ग्रैंड एम्परर रेल्म पावर हाउस को पल भर में मार दिया। तुम तब तक वापस अपनी छोटी बेटी के पास पहुंच चुके थे और पूछा, म्याओ म्याओ, तुम्हें डर तो नहीं लगा? म्याओ म्याओ ने मासूमियत से कहा, डर? मुझे तो डैडी अभी बहुत कूल लगे। अपनी छोटी बेटी को देखकर तुमने मन ही मन सोचा, तुम्हारी यह प्यारी बच्ची सच में कुछ खास है, तुम्हारे खून की असली वारिस।
तभी अचानक आसमान में काले और डरावने बादल उमड़ने लगे और एक गूंजती हुई प्राचीन आवाज आसमान में गूंज उठी। कौन है जो यहां हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है? ऊपर से एक भारी दबाव नीचे उतरा। किसी ने कहा, यह तो मोलिंग सिटी के सिटी लॉर्ड हैं। अब वह आदमी मुसीबत में है। दूसरे ने पूछा, क्यों? जवाब आया, क्योंकि मोलिंग सिटी का सिटी लॉर्ड डीमन डोमेन के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है, ग्रैंड एम्परर रेल्म का पीक पावर हाउस। लेकिन उसी समय तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने कहा, यह बूढ़ा अब भी दिखावा करना नहीं छोड़ता। तभी आसमान में एक आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। उसने घमंड से कहा, कौन सा छोटा कीड़ा है जो यहां खड़ा है? अपना नाम बताओ। तुमने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दादा हूं मैं, नीचे आकर प्रणाम क्यों नहीं करते? वह आदमी गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत! रुको, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? बस इतना कहते ही आसमान का सारा दबाव और बादल एक पल में गायब हो गए। अगले ही पल वह आदमी सीधे तुम्हारे पास आ गया और जोर से हंसने लगा। अरे, सच में तुम हो? इतने सालों से कहां छिपे हुए थे? मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तुमने अपनी बेटी से कहा, म्याओ म्याओ, देखो, ये वही है जिसके बारे में मैं बता रहा था। वह बूढ़ा डीमन जो बहुत शानदार खाना बनाता है। म्याओ म्याओ की आंखें तुरंत चमक उठीं, जबकि वह बूढ़ा डीमन पूरी तरह हैरान खड़ा था। उसने कहा, रुको, ये तुम्हारी बेटी है? कमाल है। मैं सोच रहा था कि तुम डीमन डोमेन में कहीं दिख क्यों नहीं रहे। पता चला तुम इमॉर्टल रुइंस में जाकर औरतों के पीछे भाग रहे थे। यह सुनते ही तुमने उसे जोर से एक लात मार दी और कहा, बूढ़े बेवकूफ, अगर ठीक से बात नहीं कर सकते तो मुंह बंद रखो। लेकिन श्याओ शिंगई को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे वही पुरानी अपनापन वाली भावना महसूस हुई। तुमने कहा, मैं इस बार वापस आ गया हूं और अब कहीं नहीं जाऊंगा। पहले मेरे लिए रहने की कोई सही जगह ढूंढो। मैं कुछ समय तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वह तुरंत खुश होकर बोला, बहुत बढ़िया। अब तुम पलट नहीं सकते। जब से तुम डीमन डोमेन छोड़कर गए हो, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था, और अब देखो, तुम वापस आ गए हो और साथ में दो इतनी प्यारी बेटियां भी लाए हो। अब यहां कितनी रौनक रहेगी। तभी तुम्हें अचानक कुछ याद आया और तुमने कहा, नीचे आओ। लाल कपड़े वाली औरत के पास सोचने का भी समय नहीं था और अगले ही पल वह तुम्हारे सामने खड़ी थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। तुमने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने झुककर कहा, सीनियर। इस जूनियर का नाम सन मिंगजी है। सन उपनाम सुनते ही तुम तुरंत समझ गए कि इस युवा लड़की की असली पहचान क्या है। तुमने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह है? मेरी बेटी पहली बार डीमन डोमेन आई है। उसे यहाँ की ज्यादा चीजों का पता नहीं है। तुम दोनों लगभग एक ही उम्र की हो, इसलिए मुझे चाहिए कि तुम उसे यहाँ की जगह दिखाओ। सन मिंजी ने लियू जिक्सुआन की तरफ ऐसे देखा जैसे किस्मत ने उसे अचानक एक सहारा दे दिया हो। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ। तुमने कहा, तो अब से तुम हमारे साथ रहोगी। थोड़ी देर बाद मोलिंग सिटी के बीचों बीच एक शांत आंगन में श्याओ शिंगई मुस्कुराते हुए बोला, बताओ, यह जगह कैसी लगी? मैं इतने सालों से यहां अकेला रह रहा था। अब जब तुम आ गए हो तो यह तुम्हारी है। तुमने आंगन को देखा और भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या यह सच में तुम्हारा आंगन है? वह हंसकर बोला, क्या करूं, पहले मैं अक्सर तुम्हारे आंगन में आता था, इसलिए मैंने वही डिजाइन यहां भी बना लिया। तुम बेबस होकर हंस पड़े। तभी लियू म्याओ म्याओ ने अपना जोर से गुर्राता हुआ पेट थपथपाया और बोली, डैडी, मुझे थोड़ी भूख लगी है। तुमने श्याओ शिंगी की तरफ देखा और कहा, अब समय है कि तुम अपनी असली काबिलियत दिखाओ। वह जोर से हंसा। आखिर मौका मिल ही गया दिखाने का। मियाओ मियाओ, ग्रैंडपा श्याओ अभी जाकर सामान लेकर आता है। इतना कहकर वह वहीं से गायब हो गया। लेकिन अगले ही पल वह फिर आसमान में दिखाई दिया और उसके हाथों में एक इतना बड़ा डेमोनिक पीस्ट था कि पूरा आंगन ढक जाए। रात के खाने के बाद तुम और श्याओ शिंगई पैविलियन में बैठकर पी रहे थे। उसने कहा, बच्चे सब सोने चले गए हैं, अब मत छिपाओ, चलो पीते हैं। तुमने हल्की सांस छोड़ी। शिंगी बोला, हम दोनों एक दूसरे को दसियों हजार साल से जानते हैं। जब तुम्हारे दिल में कुछ होता है तो मैं एक नज़र में समझ जाता हूं। वैसे उन दोनों बच्चों की माँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? तुमने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बोला, ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, इसे मैंने पूछा ही नहीं समझो। चलो पीते हैं, आज तब तक पिएंगे जब तक होश न रहे। उस पल तुम दोनों को किसी से बात करने की जरूरत थी। तुमने गहरी सांस लेकर कहा, उनकी माँ और मैं अलग हो गए। यह सुनते ही श्याओ शिंगई जमसा गया। उसने हैरानी से कहा, दुनिया में ऐसी कौन सी औरत होगी जो तुम्हें तलाक दे सके? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर तुमने उसे हाल ही में जो कुछ हुआ था सब कुछ विस्तार से बता दिया। सब कह देने के बाद तुम्हें अचानक अपने दिल में हल्कापन महसूस हुआ। लेकिन श्याओ शिंगई चुप हो गया। फिर बोला, दुनिया में इतनी मूर्ख औरत भी हो सकती है।
उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसने किस आदमी को खो दिया। शराब के असर में वह थोड़ा झुककर बोला, चिंगन, अगर कभी वह औरत समझ जाए कि गलती उसी की थी तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? आखिर वह बच्चों की मां है। तुमने उसे सीधे देखा और कहा, तुम मुझे सबसे बेहतर जानते हो। ऐसा सवाल तुम्हारे मुंह से नहीं आना चाहिए। वह तुरंत बोला, ठीक है, जो भी फैसला तुम करोगे मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं। फिर वह शरारती मुस्कान के साथ धीरे से बोला, वैसे यहां हर साल कुछ औरतें तुम्हें ढूंढने आती हैं, खासकर वह हवान यान। वह तो पिछले 1000 साल से पूरे डीमन डोमेन में तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि वह तुम्हें ढूंढने इमॉर्टल रूइंस तक भी गई थी, लेकिन वहां गलती से अपनी पहचान एक डीमन डोमेन पावर हाउस के रूप में दिखा दी और वहां के ग्रैंड एम्परर रेल्म कल्टिवेटर्स ने उसे घेर कर हमला कर दिया। वह मुश्किल से जान बचाकर वापस आई और बहुत समय तक घायल हालत में रही। वह लड़की सच में तुमसे प्यार करती है। हुआन यान का बेहद खूबसूरत चेहरा तुम्हारे दिमाग में उभरा। तुमने कहा, वह सच में इमॉर्टल रूइंस तक गई थी। शाओसिंगी बोला, हाँ, लेकिन तुम जानते हो कि उस सीमा को पार करने पर ताकत बहुत कम हो जाती है। वो वहां मरी नहीं, ये तो उसकी किस्मत थी। फिर उसने कहा, ऐसी औरत के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं पिघलता? तुमने भौं उठाकर पूछा, क्या तुम फिर से मैच मेकर बनने की कोशिश कर रहे हो? वह तुरंत हंसकर बोला, ठीक है, मान लो मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, मेरी कल्टीवेशन टेक्निक मेरी बेटियों के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि वे तुम्हारी टेक्निक सीखें। शाओजिंगी बोला, यह तो बहुत आसान है। तुम्हारी बेटियां मेरी बेटियां हैं। अगर मेरी टेक्निक भी उन्हें सूट नहीं करती तो मैं पूरे डीमन डोमेन को छान मारूंगा जब तक कि उन्हें बिल्कुल सही टेक्निक न मिल जाए। उसी समय लियू जिक्सुआन के कमरे में मियाओ मियाओ बोली, सिस, मुझे नींद नहीं आ रही। जिक्सुआन ने पूछा, क्या हुआ? मियाओ मियाओ धीरे से बोली, मुझे माँ से थोड़ी नाराजगी है, लेकिन फिर भी उनकी याद आ रही है। लियू जिक्सुआन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उन्हें याद मत करो। जब तक हमारे पास फादर हैं वही काफी है। मियाओ मियाओ ने पूछा, क्या हम इस जिंदगी में माँ से फिर कभी मिलेंगे? जिक्सुएन बोली, मिलेंगे, लेकिन तब जब हम दोनों ग्रैंड एम्परर रियलम तक पहुंच जाएंगे। तब हम दोनों साथ जाकर उनसे मिलेंगे। मियाओ मियाओ की आंखें चमक उठीं। सच? जिक्सुआन बोली, हाँ, और तब मैं खुद उन्हें हराऊंगी और दिखाऊंगी कि उनका फैसला गलत था। म्याओ म्याओ बोली, ठीक है, तब मैं भी मेहनत से ट्रेनिंग करूंगी। हम दोनों मिलकर उन्हें हराएंगे। अगली सुबह तुम दोनों बेटियों को ट्रेनिंग रूम में ले गए और कहा, ओल्ड श्याओ, अब टेक्निक सिखाने का समय है। लियू जीशुआन पालथी मारकर बैठ गई और श्याओ शिंगई की उंगली पर बैंगनी बिजली का एक छोटा गोला बनने लगा। उसने कहा, जिक्शुआन, अभी मैं यह टेक्निक सीधे तुम्हारे सोल सी में भेजूंगा। इससे तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि यह टेक्निक तुम्हारे शरीर के साथ कंपैटिबल है या नहीं। तभी लियू जिक्शुआन बोली, ग्रैंडपा श्याओ, क्या आप उस छोटे बिजली के गोले को थोड़ा दूर कर सकते हैं? उसे देखकर मुझे अजीब सा लग रहा है। श्याओ सिंगी ने तुरंत तुम्हारी तरफ देखा। तुमने शांत स्वर में कहा, इतनी छोटी सी बात तो तुम संभाल ही सकते हो। वह जल्दी से सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद लियू जीशुआन गहरी समझ की अवस्था में चली गई। लेकिन उसी समय लियू मियाओ मियाओ, जो आमतौर पर ट्रेनिंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, अचानक बोली, डैडी, मियाओ मियाओ भी ट्रेनिंग करना चाहती है। तुमने हैरानी से अपनी छोटी बेटी को देखा और कहा, ओल्ड श्याओ, मियो मियो को भी कोशिश करने दो। श्याओ शिंगई ने सिर हिलाया। टेक्निक देने के बाद उसने अजीब नजर से तुम्हें देखा और पूछा, जिक्सुआन कब से ऐसी है? तुमने कहा, बचपन से। वह बोला, तो मतलब बिल्कुल शू तियानफई जैसी? तुमने सिर हिलाकर कहा, इतनी भी नहीं, लेकिन यह दिमाग से जुड़ी चीज है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। श्याओ शिंगई हंसकर बोला, अरे, तुमने तो शू तियानफई को उसी स्वभाव की वजह से मना कर दिया था, और अब तुम्हारी अपनी बेटी भी वैसी ही निकली। तुमने कहा, बस करो। फिर तुम्हें अचानक कुछ याद आया और तुमने पूछा, अरे हाँ, मैंने तुमसे कल एक बात पूछनी भूल गया था। क्या इन सालों में तुम्हारी मुलाकात उस छोटे काले शरारती से हुई? श्याओ शिंगई बोला, हाँ, हुई थी, क्योंकि उसने मेरी सबसे ताकतवर तलवार थंडर फ्लेम स्वॉर्ड चुरा ली। यह सुनकर तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। तुमने पूछा, फिर? वह बोला, फिर कुछ नहीं। सुनो, तुम्हें मेरी थंडर फ्लेम स्वॉर्ड वापस दिलानी होगी। तुमने कहा, लेकिन वह तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह अभी कहाँ है। तुमने कहा। श्याओ शिंगई ने पूछा, क्या तुम्हारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड नहीं है? तुमने शांत होकर जवाब दिया, जब मैं गया था तब उसका आधा बॉन्ड मैंने खुद ही तोड़ दिया था। यह सुनकर श्याओ शिंगई कुछ पल के लिए चुप हो गया। लगभग 2.5 मिनट बाद लियू जिशुआन ने अपनी आंखें खोली और बोली, डैड, यह टेक्निक अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं बैठ रहा। तुमने तुरंत अपनी बड़ी बेटी के सिर पर हाथ रखा और उसकी स्थिति महसूस की।
एक पल बाद तुम बोले, ये टेक्निक तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लगभग 90% कंपैटिबल है, बस थोड़ा सा कम है। कोई बात नहीं, डैड तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर टेक्निक ढूंढेगा। तभी जिक्शुआन ने पूछा, डैड, क्या इसका मतलब है कि मियाओ मियाओ सच में कल्टीवेशन शुरू कर सकती है? उसी समय श्याओ शिंगई की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह चिल्लाया, हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को पहली बार टेक्निक आजमाते ही पर्पल लाइटनिंग बनाते नहीं देखा। सच में तुम्हारी बेटी है? मियो मियो ने मासूमियत से पूछा। डैड, क्या मैंने सच में इतना अच्छा किया? तुम हल्का मुस्कुराए और बोले, मान लो कि जब मैंने पहली बार शुरू किया था, उससे तो ये बहुत आगे है। फिर तुम तुरंत अपनी बड़ी बेटी जेक्सुआन को दिलासा देने लगे, हिम्मत मत हारो, डैड तुम्हारे लिए बिल्कुल सही टेक्निक ढूंढ रहा है। जेक्सुआन ने धीरे से सिर हिला दिया। उसके बाद शाओ शिंगई तुम्हें आंगन के बाहर ले गया और बोला, सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम्हें जिक्सुआन को श्यू तियानफई की टेक्निक आजमाने देनी चाहिए। तुमने तुरंत कहा, फिर वही बात। शाओ शिंगई बोला, इस बार मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ की वजह से नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन दोनों का स्वभाव बहुत मिलता जुलता है। हो सकता है वह टेक्निक उसके लिए बिल्कुल सही हो। तुमने कुछ देर सोचा और पूछा, क्या तुम दोनों अभी भी संपर्क में हो? शाओ सिंगी बोला, क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? हर सुबह ठीक 5 बजे मुझे उसे मैसेज भेजना पड़ता है कि तुम्हारे बारे में कोई खबर मिली या नहीं। अगर नहीं भेजूं तो वह मुझे बहुत बुरी तरह डांटती है, खासकर तब से जब उसकी तलवार चोरी हो गई। तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब समझ आया, इतने सालों से तुम मुझे उसके साथ रहने के लिए क्यों कह रहे थे? तुम पर दबाव डाला जा रहा था। श्याओ शिंगई तुरंत बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने कहा, ठीक है, उसे मैसेज भेजो, उसे यहां बुलाओ। यह सुनकर श्याओ शिंगई ने राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार अब मुझे हर दिन वही मिशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 15 मिनट बाद ही लियू म्याओ म्याओ ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, डैड, ये कितना अजीब है, अचानक बाहर बर्फ गिर रही है। उसी समय खिड़की के बाहर एक सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति दिखाई दी। बाहर से आवाज आई, छोटे शिंगी, तुमने कहा था कि उस आदमी के बारे में कोई सुराग मिला है। मैंने भी उसके बारे में कुछ जानकारी ढूंढी है। शू तियानफई दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अंदर जाने से पहले रुक गई, क्योंकि वह अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहती थी। तभी कमरे के अंदर से वह आवाज आई जो उसके सपनों में हर रात गूंजती थी, तुम आ गई, अंदर आकर बैठो। अगले ही पल शू तियानफई कमरे के अंदर पहुंच चुकी थी। उसने तुरंत पूछा, तुम इतने साल कहाँ थे? तुम्हें पता है मैंने क्या क्या सहा है? श्याओ शिंगई उसे इस तरह बेबस बनने का नाटक करते देखकर मन ही मन सोचने लगा, इस दुनिया में वह सिर्फ तुम्हारे सामने ही ऐसा व्यवहार करती है। तुमने शांत स्वर में कहा, तुम पहले जैसी ही हो। वह तुरंत बोली, नहीं, मैं बहुत बदल गई हूं। फिर उसने तुम्हारे पास खड़ी 2 लड़कियों को ध्यान से देखा और पूछा, और ये दोनों छोटी लड़कियां? तुमने कहा, ये मेरी दोनों बेटियां हैं, मियाओ मियाओ जिक्सुआन, इन्हें आंटी जुए कहो। यह सुनते ही शुए तियनफे लगभग खून थूकने वाली थी। उसकी हालत देखकर तुम भी थोड़ा चौंक गए। असल में तुमने जानबूझकर ऐसा परिचय दिया था ताकि श्यू तियानफई हमेशा के लिए उम्मीद छोड़ दे। लेकिन तुमने नहीं सोचा था कि उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीखी होगी। कमरे का माहौल अचानक अजीब हो गया। तुमने कहा, जिक्सुआन, अपनी बहन को कमरे में लेकर जाओ और खेलो। उसने कहा, ठीक है। लियू जिक्सुआन ने मियाओ मियाओ का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे। श्याओ शिंगई ने तुम दोनों की तरफ देखा और बोला, असल में मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम लोग यहीं रहो। यह कहकर वह निकल गया। तुमने श्यू तियानफई से पूछा, तुम ठीक हो? उसने अपने होंठ के कोने से खून पोंछते हुए कहा, मैं ठीक हूं। तो तुमने चेन झू में शादी कर ली थी? तुमने सिर हिलाया। उसने कहा, 2 बच्चे, दोनों सुंदर, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। श्याओ शिंगई दूर से ही समझ गया कि श्यू तियानफई दया पाने का नाटक कर रही है। उसने पूछा, तो बच्चों की मां कहाँ है? तुमने कहा, हम अलग हो चुके हैं। यह सुनते ही श्यू तियानफई का चेहरा अचानक चमक उठा। उसने मुश्किल से अपनी मुस्कान रोकी और बोली, अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ। फिर उसने जल्दी से खुद को संभाला और पूछा, तो क्या तुम वापस जाने वाले हो? तुमने कहा, नहीं, जो हो गया वह हो गया। श्यू तियानफई तुरंत सहानुभूति दिखाने लगी। सही कहा, जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो उसे वापस जोड़ना मुश्किल होता है, आगे बढ़ना ही बेहतर है। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुम्हारा किसी और औरत से रिश्ता था। अगर वह सब अब खत्म हो चुका है तो सब ठीक हो सकता है। और वैसे भी उन दोनों बच्चों की मां अब उनके साथ नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा कि उन्हें एक सौतेली मां की जरूरत होगी? ये कहते हुए श्यू तियानफई का चेहरा लाल हो गया। श्याओ शिंगई ने यह देखा तो वह अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तुमने लंबी सांस लेकर कहा, जब समय आएगा तब देखा जाएगा।
अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा। शू तियानफई ने तुरंत कहा। ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें बच्चों के लिए एक स्टेप मॉम की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मुझे किसी के बारे में पता है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगी। तुमने तुरंत विषय बदल दिया और कहा, वैसे मैंने ओल्ड श्याओ से तुम्हें बुलाने के लिए कहा क्योंकि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। उसने कहा, हमारे रिश्ते को देखते हुए सीधे बताओ। तुमने कहा, मेरी बड़ी बेटी को डीमन रेल्म की कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए। मैं उसके लिए सही टेक्निक ढूंढ रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी टेक्निक उसके लिए सही होगी। उसने तुरंत कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी उसे दे देती हूँ और देख लेते हैं। अंदर ही अंदर श्यू त्यानफई समझ गई कि यह उसका मौका है। अगर वह बच्चों का दिल जीत लेती है तो आगे सब आसान हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वह ल्यू जिक्सवन के कमरे में गई और मुस्कुराकर बोली, दोनों छोटी राजकुमारियां क्या कर रही हैं? जिक्सवन बोली, मैं डीमन रेल्म के बारे में सीखने की कोशिश कर रही हूँ। श्यू त्यानफई ने कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ में उलझन हो तो आंटी श्यू से पूछ लेना, मुझे यहाँ की हर चीज़ पता है। जिक्सवान ने कहा, धन्यवाद आंटी श्यू। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, इसी के लिए तो आंटी होती है। अच्छा, तुम्हारे डैड ने कहा था कि मैं तुम्हें एक टेक्निक दूं, जब चाहो तब इसे आजमा सकती हो। जिक्सुआन ने तुरंत कहा, अभी ठीक है। वह पालथी मारकर बैठ गई। श्यू तियानफई ने अपनी उंगली पर एक बिल्कुल साफ और खूबसूरत बर्फ के टुकड़े जैसा क्रिस्टल स्नोफ्लैक बना लिया। लू जीशुआन उस एकदम परफेक्ट स्नोफ्लैक को देखती रही और अचानक उसके अंदर गहरी शांति की लहर फैल गई। कुछ देर बाद जिक्सुआन ने आंखें खोलीं और कहा, डैड, इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं भी कुछ गलत नहीं लग रहा। तुमने उसकी जांच करने के लिए उसके सिर पर हाथ रखा और पूरी तरह महसूस किया। फिर तुमने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, ये टेक्निक तुम्हारे लिए पूरी तरह परफेक्ट है। अब से तुम इसी टेक्निक की ट्रेनिंग करोगी। लेकिन फिर तुमने कहा, उससे पहले डैड को तुम्हारी वह कल्टीवेशन हटानी होगी जो तुमने शंचू में बनाई थी। फिर तुमने जुए तियानफे और बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, तुम लोग बाहर जाओ। म्याओ म्याओ ने तुरंत पूछा, डैड, क्या मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा? तुमने कहा, हाँ, अपनी बहन को डिस्टर्ब मत करो। क्या तुम्हें फ्रोजन वाटरमेलन नहीं चाहिए था? जाओ आंटी सू से पूछो। ये आंटी सू, चलो। लू मियाओ मियाओ ने तुरंत सू यान फई का हाथ पकड़ लिया और सू यान फई का पूरा शरीर साफ साफ झटका खा गया, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसका हाथ पकड़ा था। आंगन में बाहर लू म्याओ म्याओ फ्रोजन वाटरमेलन का एक टुकड़ा मजे से खा रही थी। म्याओ म्याओ, ये लो, ये मैसेज जेट स्लिप रख लो। जब भी तुम्हें इस वाटरमेलन की और जरूरत हो मुझे मैसेज कर देना। लू मियाओ मियाओ ने एक हाथ से अपना मुंह पोंछा और बोली, डील, फ्रोजन वाटरमेलन सबसे अच्छा होता है। और इतना कहकर वो फिर से खुशी खुशी खाने में लग गई। ये देखकर सुयान भेई ने सोचा कि मियाओ मियाओ की पसंद के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए। मियाओ मियाओ, क्या तुम्हें बस ठंडी चीजें ही पसंद है? नहीं, मुझे तो बस जो भी स्वादिष्ट हो वो सब पसंद है। ये सुनकर सुयान फेई तुरंत समझ गई कि यह छोटी सी फूडी है। मियाओ मियाओ, आंटी सू को कुकिंग ज्यादा अच्छी नहीं आती, लेकिन मैं सीख सकती हूँ। आगे से मैं तुम्हारे लिए हर तरह की चीजें बनाऊंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, अंकल शाओ पहले से ही बहुत अच्छे कुक हैं। सुयान फेई एक पल के लिए रुक गई, फिर बोली, तो कैसा रहेगा अगर आंटी सू तुम्हें डीमन रेल्म की लोकल स्पेशलिटीज लाकर दे, जैसे डीमन बॉल्स? उनकी खुशबू ही तुम्हें दीवाना कर देगी। लू मियाओ मियाओ की आंखें चमक उठी। ये तो कमाल है। आंटी सू, अब से आप डीमन रेल्म में मेरी सेकंड बेस्ट फ्रेंड हो। सू यनफे को जिज्ञासा हुई, तो फर्स्ट कौन है? अंकल शाओ, ऑब्वियस है। सू यनफे तुरंत भड़क गई। शाओ सिंगी, अब तुम गए काम से। उसी समय शाओ सिंगी अभी अभी कैबिन से बाहर निकला ही था कि अचानक उसकी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। इधर आओ, मैंने इस बार क्या कर दिया? सो येयान फाई ने श्याओ शिंगई को पकड़कर स्टोन पैविलियन तक खींच लिया और साइड में जाकर उसका पूरा व्यवहार बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम्हें उस औरत के बारे में सब कुछ पता है? श्याओ शिंगई का चेहरा झटके से हिल गया। क्या तुम एक बार नॉर्मल इंसान की तरह मुझसे बात कर सकती हो? मैं इतने समय से तुम्हारे लिए अच्छी बातें ही कह रहा हूं। हाँ हाँ, जब देखूंगी तब मानूंगी। ठीक है ठीक है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बोलो क्या जानना है? समय बर्बाद मत करो, जो कुछ जानते हो सब बताओ। कुछ देर बाद श्याओ शिंगई ने जो कुछ भी उसे पता था सब बता दिया। सब सुनने के बाद सुयान फई पूरी तरह हैरान रह गई। रुकिए, वो औरत सच में इतनी बेवकूफ है? हाँ, उस समय मुझे भी बिल्कुल यही लगा था। सुयान फाई तुरंत संभल गई। नहीं नहीं, मुझे उसे बेवकूफ नहीं कहना चाहिए। अगर उसने अपने पास जो था उसकी कद्र की होती तो मुझे जिंदगी में कभी ये मौका ही नहीं मिलता। वैसे भी चिंगेन को मैं जितना जानती हूं उसके वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए तुम्हें बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसके दिल में जगह बनाने की संभावना काफी अच्छी है।
जानते हो क्या, मुझे अब तुम थोड़े पसंद आने लगे हो, इसलिए आज तुम्हें छोड़ देती हूँ। श्याओ शिंगई आधे घंटे तक चुपचाप बैठा रहा। इसी बीच तुमने अपनी बड़ी बेटी की कल्टीवेशन बेस को डीमन रेल्म के स्टैंडर्ड्स के अनुसार बदल दिया और उसे एक पूरा मेजर रेल्म ब्रेक थ्रू करने में मदद भी की। फिर तुम उसे लेकर गार्डन में आ गए। जब तुमने देखा कि सुई यन फेई और लू मियाओ मियाओ सच में साथ में मजे कर रही हैं, तो तुम एक पल के लिए खो गए। तुम दोनों जल्दी क्लोज हो गए। सुई यन फेई हंस पड़ी। वो क्यूट भी है और स्मार्ट भी। मुझे कैसे पसंद नहीं आएगी? मियाओ मियाओ, चलो अपने डैड को बताओ कि डीमन रेल्म में तुम्हारा नंबर वन बेस्ट फ्रेंड कौन है। आंटी सू। तुम और तुम्हारी बड़ी बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुयान फाई तो कमाल की खिलाड़ी निकली। लेकिन उसी समय तुम्हारे स्पेशल स्टोरेज में रखा मैसेज जेड स्लिप अचानक बज करने लगा। तुमने उसे निकाला तो पता चला कि शंचू से तुम्हारा पुराना दोस्त ओल्ड ही मैसेज भेज रहा है। मैं अब शांचू में नहीं रह सकता, क्या मैं डीमन रियलम में तुम्हारे पास आ सकता हूँ? ओल्ड ही क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद सबको पता चल गया कि तुम डीमन रियल्म के सबसे बड़े राइवल्स में से एक हो, और मेरे तुम्हारे साथ रिश्ते की वजह से पूरा सेक्ट हमें लगभग एक ही समझता है। अब लोग कह रहे हैं कि मैंने सेक्ट से गद्दारी की है, कि मैंने डीमन रियल्म के लोगों को अंदर लाया। वैसे भी वो लोग तुम्हारी पीठ पीछे ही बातें करते हैं। चूंकि तुमने फैसला कर ही लिया है, तो सीधे उस बॉर्डर पर आ जाओ जहां स्यानचू और डीमन रियल्म मिलते हैं। फिर मुझे मैसेज करना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। ओ हाँ, बताना भूल गया, तुम्हारी एक्स सिस्टर इन लॉ ल्यू यूनी भी मेरे साथ आने की जिद कर रही है। तुमने मना नहीं किया, क्योंकि वो एक्स सिस्टर इन लॉ हमेशा तुम्हारे और बच्चों के लिए अच्छी रही थी। मैसेज खत्म होने तक दोनों बेटियां तुम्हारे पास दौड़कर आ चुकी थीं और तुरंत पूछने लगीं, क्या ग्रैंडपा ही और आंटी फिर से आ रहे हैं? तुमने सिर हिलाया और दोनों बेटियां खुशी से झूम उठीं। लेकिन जब सू यान फेई ने यह खबर सुनी तो उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। अच्छा, तो अब मैं देखूंगी कि उस औरत की छोटी बहन में कितना दम है। उसी समय कहीं एक ग्रैंड हॉल में सिस्टर, क्या आप बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? लियो रुयन ने आंखें बंद कर ली। लंबी चुप्पी के बाद बोली, उनसे कहना कि उनकी माँ की भी अपनी जिंदगी है। उनसे कहना कि मुझसे नफरत मत करें और अपना ख्याल रखना। जल्दी वापस आ जाना। वहां जितना ज्यादा रुकोगे उतना खतरा बढ़ेगा। लियो यूनी ये सब सुनकर पूरी तरह टूट गई और बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। अगले दिन दोनों शांचू और डीमन रेलम की सीमा पर पहुंच गए। ओल्ड ही ने जैट स्लिप निकाला और मैसेज भेजा, हम बाउंड्री पर पहुंच गए हैं, तुम कहाँ हो? ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सीमा पार करते ही उनके सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई। तुम तुरंत आगे बढ़े। ओल्ड ही ने तुम्हारे कंधे पर थपकी दी। पहली बार यहां आए हो मोयू, हमें सुरक्षित रखना। चिंता मत करो, डीमन रियल में कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। चलो मेरे पीछे आओ, बच्चे पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद तुम सबको कोर्टयार्ड में ले आए। सबका छोटा सा परिचय होने के बाद अचानक सुयान फाई ने तुम्हारी तरफ इशारा किया और नए आए दोनों लोगों से कहा, ओह हाँ, मैं अपना सही परिचय देना भूल गई थी। मैं अभी भी एक्टिवली इन्हें परस्यू कर रही हूँ। जैसे ही ये शब्द गिरे, कमरे का जो माहौल अभी गर्म और सहज हो रहा था वो तुरंत अजीब सा हो गया। तुमने सुयान फाई को बेबस नजरों से देखा। हाँ, लगता है चिंगन यहाँ भी काफी पॉपुलर है। ओल्डे खुद को रोक नहीं पाया और सुहियान फाई को ध्यान से देखने लगा। रुको, ये औरत बिल्कुल उस डीमन रेल्म की पावर हाउस जैसी क्यों दिख रही है जिसे उस दिन शांचू के कल्टीवेटर्स ने घेर लिया था? और तुम समझ गए कि यह बातचीत यहीं खत्म करनी होगी। तुम सब लंबा सफर करके आए हो, जरूर थक गए होंगे। पहले सबको आराम करने देते हैं। लेकिन सुयान फेई ने देखा कि तुमने जानबूझकर बात को वहीं खत्म कर दिया और वो तुरंत खुश नहीं हुई। फिर उसने चुपचाप अपनी नजर लियो यूने की तरफ घुमाई, लेकिन देखा कि लियो यूने भी पहले से ही उसे देख रही थी और इस तरह दोनों एक दूसरे को खामोशी से नापने लगीं, जैसे बिना बोले ही एक गहरी टक्कर चल रही हो। करीब 2.5 मिनट बाद ओल्ड ही ने जल्दी से तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें पीछे वाले गार्डन में खींच ले गया। अरे चिंगन, क्या तुम और रुयान सच में हमेशा के लिए खत्म हो गए हो? अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम दोनों के बीच पैचअप कराने के लिए जो भी कर सकता हूं करूंगा। आखिर सबसे पहले तुम दोनों की मुलाकात मैंने ही करवाई थी। जरूरत नहीं, जाने दो। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो मैं यहीं हमेशा के लिए रहने वाला हूं। सच कहूं तो इस बूढ़े आदमी को बस एल्केमी का अध्ययन करना पसंद है। बाहर की दुनिया में मुझे किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस यहां मेरे लिए एक सही एल्केमी रूम बनवा दो, वही काफी है। और सबसे बड़ी बात, मुझे तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं उन्हें स्वस्थ तरीके से बड़ा होते देखना चाहता हूं। इतना कहते ही होंग की आंखों में हल्की सी उदासी चमक गई, क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि ही होंग की भी कभी एक बेटी थी, लेकिन वो बहुत छोटी उम्र में ही मर गई थी। ठीक है, मैं किसी को कहकर तुम्हारे लिए एल्केमी रूम बनवा देता हूं।
जैसे ही तुम डीमन डोमेन में सेटल हो जाओगे मैं सब कुछ अरेंज करवा दूंगा। ही होंग हल्का सा हंस पड़ा। मैं तुमसे मुफ्त में फायदा नहीं उठा सकता। जब भी तुम्हें एल्केमी की जरूरत हो बस मुझे बुला लेना, मैं फ्री में कर दूंगा। तुम मजाक में बोले, ठीक है, तुमने खुद कहा है, मैं इस फ्री लेबर का पूरा फायदा उठाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब तुम हॉलवे में पहुंचे तो सामने लियू यूनई मिल गई, जो अभी अभी तुम्हारी बड़ी बेटी के कमरे से बाहर आई थी। ब्रदर इन लॉ, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? तुमने एक पल सोचा और फिर मान गए, इसलिए तुम दोनों गार्डन की तरफ चल पड़े। लेकिन सुयान फाई ने यह सब देख लिया। उसने श्याओ शिंगई की तरफ मुड़कर कहा, उसकी बहन तो पहले ही उससे डिवोर्स ले चुकी है, फिर भी वो उसे ब्रदर इन लॉ क्यों बुला रही है और उससे अकेले में बात क्यों कर रही है? क्या उसे नहीं पता कि एक मर्द और औरत का अकेले रहना ठीक नहीं होता? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वो 1000 साल से उसे ब्रदर इन लॉ कहती आई है, ये एक दिन में कैसे बदल जाएगा? आखिर तुम किसका पक्ष ले रहे हो? श्याओ शिंगई के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैं जो कहने जा रहा हूं वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, छोड़ो, मैं चुप ही रहता हूं। उधर पीछे वाले गार्डन में अपनी पूर्व सिस्टर इन लॉ लियू यूनी को देखते ही तुम्हें अंदाजा हो गया था कि वो क्या कहना चाहती है। अगले ही पल लियू यूनी अचानक तुम्हारे सामने 90 डिग्री झुक गई। ब्रदर इन लॉ, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांग रही हूं। तुमने गहरी सांस ली। तुम्हें पता था कि वो दिल की अच्छी है। उठो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा पता है कि उसे ताकत पाने की कितनी चाह है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी खराब हो जाएगी। बस अब रहने दो, बात यहां तक आ चुकी है, अब वापस लौटना संभव नहीं है। लियो यूनी ने और ज्यादा सिर झुका लिया। अगर और कुछ नहीं है तो चलो वापस चलते हैं। ब्रदर इन लॉ, मैं जोंगरान और अपने छोटे भाई की तरफ से भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम वहीं खड़े खड़े चुप हो गए। मन में सोचा ये लड़की क्या माफी मांगने के लिए ही पैदा हुई है क्या? फिर तुम मुस्कुरा दिए। अच्छा, माफी मांगना चाहती हो ना, तो कम से कम थोड़ी सिंसेरिटी तो दिखाओ। लियो यूनी शर्मा गई। तो आपको मेरी माफी स्वीकार करने के लिए मुझे क्या करना होगा? फिर तुमने कहा, तो अब से यहीं रहो और वापस मत जाओ। क्या ऐसा कर सकती हो? तुम बस मजाक कर रहे थे, लेकिन ये सुनते ही लियू यूं नहीं बोली, मैं पहले वापस जाकर ठीक से विदा कहकर आ सकती हूँ। तुम मन ही मन बोले, अरे यार, ठीक है, अब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ, अब खुश? मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम्हें क्या कहूँ। लियू यूनई थोड़ी निराश सी दिखी। ये देखकर तुम मुड़े और कोर्टयार्ड की तरफ वापस चल पड़े। वहां पहुंचकर तुमने देखा कि ही होंग अपने हाथ में पकड़े डिवाइन वेपन को बड़े ध्यान से घूर रहा था। तुम्हें देखते ही होंग जल्दी से बोला, ये तुम्हारा पियरलेस डिवाइन वेपन आखिर तुम्हें कहाँ मिला? इस स्तर की एल्केमी स्किल और इस ग्रेड की धातु मैंने कभी नहीं देखी। ये सच में नेक्स्ट लेवल है, और जिसने भी ये ट्रेजर बनाया है उसकी एल्केमी लेवल तुमसे भी कहीं ज्यादा है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो मैं उसे तुम्हें सिखाने के लिए बुला सकता हूँ। ही होंग तुरंत उत्साहित हो गया। सच में? ऐसा पावर हाउस मुझे अपने पास सीखने देगा? अगर वो नहीं मानेगा तो मैं उसे पीट कर मना लूंगा, इसकी चिंता मत करो। पीट कर मनवाओगे? ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिसने ये ट्रेजर बनाया है वो ग्रेट एम्परर रेल्म के पीक पर है। क्या तुम सच में उसे हरा सकते हो? तभी श्याओ चिंगई हंस पड़ा। ब्रदर हे, बस उस पर भरोसा रखो। डीमन डोमेन में कोई उसकी बात नहीं टालता, वरना पिटाई होती है। ये सुनते ही होंग और लियो यूनी दोनों चौंक गए। हाँ हाँ, बढ़िया है, ऐसे में मैं ट्यान्यू वॉल्ट जाकर कुछ अच्छे मटेरियल्स ले आता हूँ। फिर तुमने लियो यूनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसे तुम लोगों में जो ग्रेट एम्परर रेल्म में नहीं पहुंचे हो, मेरे साथ आओ। वहां एक जगह है जो तुम्हारे फिजिक को क्लींस कर सकती है, ताकि बाद में ग्रेट एम्पर रियलम में ब्रेक थ्रू करना आसान हो जाए। फिर तुमने श्याओ चिंगई से कहा, ओल्ड श्याओ, तुम्हारे पास वांग डुआनशान का ट्रांसमिशन मार्क है ना? उसे यहां आने को कहो, मुझे उससे एक और एल्केमी रूम बनवाना है और बाद में वो एल्केमी में भी मदद करेगा। श्याओ चिंगई ने तुरंत सिर हिलाया। फिर तुम चारों को लेकर वहां से निकल गए। इसके बाद श्याओ चिंगई ने ट्रांसमिशन जैड स्लिप निकाला। हेलो वांग डुआनशान, हाँ मैं ही हूं फिर से। अगर तुम हो तो बाय। रुको रुको, बाय का क्या मतलब? इस बार मैं तुम्हें नहीं बुला रहा। तो फिर कौन बुला रहा है? जाहिर है वही आदमी। अभी तुरंत यहां आ जाओ, उसे एल्केमी में तुम्हारी मदद चाहिए और यहां एक एल्केमी रूम भी बनवाना है। तुम फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। पिछली बार भी तुमने कहा था कि वो वापस आ गया है और मुझे बुलाकर अपने लिए वेपन फोर्ज करवा लिया था। क्या मैं फिर से फंस जाऊंगा? इस बार सच में आया है। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं तुम्हारा पोता। हाँ हाँ हाँ, तुम पहले भी एक बार मेरे पोते बन चुके हो। श्याओ चिंगी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर विश्वास नहीं है तो शुई तियान फई से पूछ लो, वो मेरे पास ही खड़ा है। तभी शुई तियान फेई की आवाज आई, हाँ वो सच में वापस आ गया है। ओ, तो तुम और श्याओ चिंगी अब ज्यादा चालाक हो गए हो।
इस बार उसकी आवाज की नकल भी नहीं कर रहे, अब श्वी टियनफेई की आवाज कॉपी कर रहे हो? आवाज तो काफी असली लग रही है, लेकिन मैं फिर भी नहीं आ रहा। हाँ हाँ, अगर हिम्मत है तो आकर मुझे पीट लो। अगले ही पल उसने ट्रांसमिशन काट दिया। उसी समय डीमन डोमेन के पूर्वी बैरन लैंड्स के ऊपर आकाश में तुम खड़े थे। सामने के परिचित दृश्य को देखकर तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से तुमने डीमन डोमेन में सबसे ताकतवर बनने की शुरुआत की थी। और वही जक्सन ब्लैक नाइट जो एक ही पल में ग्रेट एम्परर लेवल के एक्सपर्ट को मार सकता था, तुम्हें यही मिला था। फिर तुमने गंभीर नजरों से उन चारों को देखा और कहा, मेरे पास ही रहना। जब हम और अंदर जाएंगे तो मेरी एनर्जी शील्ड से बाहर मत जाना, वरना बची हुई डेमोनिक फ्लेम्स और लाशों की ऊर्जा तुम्हें चीर कर रख देगी। फिर तुमने सिर्फ लियू जिक्सवान की तरफ मुड़कर कहा, जिक्सवान, अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना, उसे इधर उधर भागने मत देना। यह सुनते ही मियाओ मियाओ जल्दी से बोली, चिंता मत करो सिस, मैं अच्छे से बिहेव करूंगी। इन चारों में से केवल सन मिंगजी ही सच में समझता था कि ट्यान्यू डीमन कैवर्न कितना भयानक स्थान है। वहां कितने ही ग्रेट एम्परर गिर चुके थे, यहां तक कि पीक एक्सपर्ट्स भी कई मारे जा चुके थे। इसके बाद तुम चारों को लेकर रोशनी की एक लकीर बन गए और सीधा नीचे की ओर गिरते हुए उड़ गए। ऊपर से देखने वालों ने कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो सीधे स्काईफॉल डीमन केव के दिल में उड़ते जा रहे हैं। लगता है इन्हें मरने का शौक है। जब तुम उस विशाल गड्ढे में घुसे तो जरा भी धीमे नहीं हुए, बल्कि और तेज हो गए और पलक झपकते ही लगभग 3 मील की गहराई तक पहुंच गए। यही जगह ठीक है। तुमने हाथ हिलाया और तुरंत तुम्हारे चारों ओर लगभग 10 झांग के दायरे में एक विशाल लाइट शील्ड फैल गया। तुम लोग यहीं अपने शरीर को टेम्पर करो, मैं और अंदर जाकर कुछ मटेरियल्स लेकर आता हूं। इस शील्ड से बाहर मत निकलना, और अगर आसपास कोई दिखाई दे तो उसे इग्नोर करना। कोई ताकतवर इंसान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मियाओ मियाओ ने कहा, ठीक है डैड, मैं आपका इंतजार करूंगी। इतना कहकर तुम और गहराई में उड़ गए। पहले जब तुम अपनी पीक ताकत पर थे तब भी तुम मुश्किल से 35 मील तक ही जा पाते थे, लेकिन अब जब तुम वापस आ चुके थे तो तुमने सोचा कि इस बार बिल्कुल सबसे नीचे तक जाओगे और जितना हो सके उतना स्काई फॉल डिवाइन गोल्ड लेकर आओगे। लगभग 25 मील की गहराई पर पहुंचकर तुम हैरान रह गए, क्योंकि वहां एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। तुमने उसे बस एक नजर देखा और बिना रुके उसके पास से गुजरते हुए और नीचे की ओर बढ़ गए। उसी समय उस महिला ने अपने पास एक काली रोशनी को बिजली की तरह गुजरते देखा और चौंक कर बोली, असंभव, इस गहराई पर कोई इतनी तेजी से नीचे कैसे उड़ सकता है? कुछ ही क्षण बाद तुम 35 मील की गहराई पर पहुंच गए, जहां तुम पहले ही सारा स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड ले चुके थे। तुमने कहा, ठीक है, अब देखते हैं 2 गुनी ताकत के साथ मैं कितना नीचे जा सकता हूं। 2.5 मिनट बाद तुम 45 मील की गहराई तक पहुंच गए और वहां से चक्की के पार्ट जितने बड़े स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड के 2 टुकड़े इकट्ठा कर लिए। फिर तुमने नीचे झांका और कहा, लगता है ये केव कुल मिलाकर करीब 50 मील गहरी है, लेकिन इस गहराई पर 2 गुनी ताकत भी काफी नहीं है। अब ताकत को 3 गुना करना पड़ेगा। अगले ही पल तुम्हारी कल्टीवेशन अचानक 3 गुना तक बढ़ गई और तुम मुस्कुराए। वाह, ताकतवर होना सच में अच्छा लगता है, क्योंकि सारी असहजता तुरंत गायब हो गई। करीब 15 मिनट बाद तुम स्काईफॉल डीमन केव के बिल्कुल तल तक पहुंच गए और गड्ढे के बीचों बीच हवा में तैरता हुआ स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड का एक विशाल टुकड़ा दिखाई दिया। तुम्हारी आंखें चमक उठी। सिर्फ इस एक टुकड़े से ही ढेर सारी चीजें फॉर्ज की जा सकती हैं। तभी तुमने ध्यान से उस गोल्ड को देखा तो उसके अंदर कुछ अजीब दिखाई दिया, एक पारदर्शी ऊर्जा का गोला जो ऐसे धड़क रहा था जैसे जिंदा हो। तुमने कहा, यह अंदर क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे यह जिंदा हो। उसी पल उस ऊर्जा ने तुम्हारी तरफ एक भयानक हमला कर दिया। तुम हल्का सा मुस्कुराए। छोटी सी चीज है, लेकिन जिंदा भी है और काफी अग्रेसिव भी। तुमने बस एक हाथ हिलाया और उसकी सारी डरावनी शक्ति को उड़ा दिया। फिर बोले, देखता हूं असल में तुम हो क्या। तुम आगे बढ़े, लेकिन हर कदम पर उस गोल्ड के अंदर की ऊर्जा जोरदार लहरें निकालकर तुम्हें रोकने लगी। तुम हंसे, काफी जिद्दी हो। क्या सच में सोचती हो कि मुझे नुकसान पहुंचा सकती हो? जब तुम आखिर उस गोल्ड तक पहुंचे और अपनी डार्क पावर उससे छुआई तो उसके अंदर की ऊर्जा अचानक शांत हो गई। तुमने महसूस किया कि यह चीज जक्सियन ब्लैक फ्लेम से डर रही है। पहले भी जब तुम स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड लेते थे तो उसी फ्लेम से उसकी ऊर्जा को दबा देते थे, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि यह चीज आखिर है क्या। इसलिए तुमने सोचा इसे साथ ले जाना ही बेहतर होगा, शायद कोई और पहचान सके। इसी दौरान केव के 3 मील अंदर जहां तुम्हारी शील्ड थी, वहां 25 मील वाली वही महिला दूर से उस लाइट शील्ड को उत्सुकता से देख रही थी और सोच रही थी, ये क्या है?
इतने कम कल्टीवेशन वाले लोग इसके अंदर जिंदा कैसे हैं? अचानक उसकी नज़र लियू यूनई पर टिक गई और वो बोली, रुको, इस लड़की के पास इनेट फॉर्मेशन फिजिक है। मेरी पूरी राइटियस टैलेंट में भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतनी प्रतिभा है तो ये मेरी डिसाइपल बनेगी। आखिरकार मुझे अपना सक्सेसर मिल गया। लेकिन जैसे ही वो लियू यूनी के पास जाने लगी, उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि लियू यूनई से मॉर्टल रूइंस की स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है। तभी लियू यूनई ने भी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? तभी लाल कपड़ों वाली महिला का रवैया तुरंत बदल गया और उसने कहा, माफ करना, मैंने इमॉर्टल रेल्म की ऊर्जा महसूस की, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया। असल में मैंने तुम्हारा इनेट फॉर्मेशन फिजिक देखा और मैं तुम्हें अपनी डिसिप्लिन बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मेरी सारी फॉर्मेशन टेक्निक्स सीखना चाहोगी? ये कहते हुए उसने अपनी शक्तिशाली राइटियस कल्टिवेशन ऑरा भी दिखा दी। लियू यूनी पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि मॉर्टल रूइंस में उसने जितने भी फॉर्मेशन मास्टर्स देखे थे, उनमें से कोई भी इस महिला जितना शक्तिशाली नहीं था। लियू यूनी के मन में लालच भी जाग गया और उसने पूछा, आप सच में मुझे अपनी डिसाइपल बनाना चाहती हैं? महिला बोली, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें अपनी मौजूदा कल्टीवेशन खत्म करनी होगी और डीमन रियल्म की टेक्निक्स अपनानी होंगी। ये सुनते ही लियू यूनी का चेहरा उतर गया। तभी लियू जिक्शुआन जोर से बोली, आंटी, अभी जवाब मत देना, पहले डैड के लौटने का इंतजार करते हैं। लियू यूनी को यह बात ठीक लगी और उसने कहा, सीनियर, क्या हम मेरे ब्रदर इन लॉ के लौटने तक इंतजार कर सकते हैं? लाल कपड़ों वाली महिला ने पूछा, वो कब लौटेगा और क्या ये शील्ड तुमने बनाई है? लियू यूनई ने जवाब दिया, वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं और जल्दी ही लौट आएंगे और ये शील्ड मेरे ब्रदर इन लॉ ने बनाई है। यह सुनकर वह महिला हैरान रह गई, क्योंकि उसने इससे पहले इतनी अजीब फॉर्मेशन कभी नहीं देखी थी। उसका नाम लुओ दनहोंग था और वह डीमन रियल्म की सबसे शक्तिशाली फॉर्मेशन मास्टर मानी जाती थी। जिज्ञासा में उसने हाथ बढ़ाकर उस शील्ड को छू लिया, लेकिन अगले ही पल एक भयानक हमला उसकी तरफ टूट पड़ा। लू दानहोंग ने तुरंत अपनी सबसे मजबूत डिफेंसिव फॉर्मेशन खड़ी कर दी, लेकिन जब वह दबाव उससे टकराया तो जैसे पूरी दुनिया अंधेरी पड़ गई और लू दानहोंग को तुरंत पछतावा हुआ, क्योंकि वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। तभी अचानक उसके पीछे एक आकृति प्रकट हुई और तुमने शांत आवाज में पूछा, हुआंग हाओ से तुम्हारा क्या संबंध है? डीमन रियलम का सबसे बड़ा फॉर्मेशन मास्टर वही है। क्या तुम उसकी डिसिप्लिन हो? लू दानहोंग हाँफते हुए बोली, मैं उसकी डिसाइपल नहीं हूं, वो मेरा जूनियर ब्रदर है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके ऊपर का दबाव तुरंत गायब हो गया। तुमने शांत स्वर में कहा, चूंकि तुम उसकी सीनियर सिस्टर हो और मैंने तुम में कोई दुश्मनी महसूस नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। लू दानहोंग ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने ऊपर देखकर तुम्हें ध्यान से देखा तो उसका चेहरा बदल गया और उसने पहचान लिया कि यही वही आदमी है जो 25 मील की गहराई पर उसके पास से बिजली की तरह निकल गया था। तुम अपनी बड़ी बेटी के पास गए, उससे पूरी बात सुनी और फिर लियू यूने की तरफ देखकर बोले, अगर तुम उसे अपना मास्टर बनाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी कल्चरेशन खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसे ठीक कर सकता हूं। लियू यूने थोड़ा असहज होकर बोली कि वह सच में यहां रहना चाहती है, लेकिन हमेशा के लिए रुक भी नहीं सकती। तुमने तुरंत समझ लिया कि उसके मन में असली चिंता क्या है। तुमने कहा, अगर तुम अपनी बहन और भाई की वजह से हिचक रही हो तो उनकी चिंता मत करो। तुम्हारी बहन को तो बस ताकत चाहिए। उसे कह देना कि तुम यहां और मजबूत बनना चाहती हो, वो खुद ही मान जाएगी। और तुम्हारे भाई की तो बात ही छोड़ दो। सच कहें तो तुम्हारे मन में थोड़ा सा स्वार्थ भी था। अगर वह यहां रुकती तो वह बच्चों का ख्याल और अच्छे से रख सकती थी। लियू यूनई ने थोड़ी देर सोचा और बोली, मैं इस बारे में सोचूंगी, अभी वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। उधर लू दानहोंग सिर झुकाए खड़ी थी और खुद को थोड़ा बेबस महसूस कर रही थी। मुझे ही डिसिप्लिन्स भर्ती करने चाहिए, लेकिन यहां तो मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि तुम उसके सामने खड़े हो। तुमने कहा, हम डीमन टूम सिटी जा रहे हैं, तुम भी चल रही हो? लुओ दनहोंग ने तुरंत सिर हिला दिया। फिर तुमने पूछा, वैसे तुम्हारी फॉर्मेशन स्किल्स तो उस बूढ़े हुआंग हाओ से भी कहीं बेहतर हैं, फिर उसने कभी तुम्हारा जिक्र क्यों नहीं किया? लुओ दनहोंग बोली, तुम तो मेरे जूनियर ब्रदर को जानते ही हो, उसे हमेशा सबके ध्यान का केंद्र बनना पसंद है। उसे डर था कि मैं डीमन रियलम की सबसे बड़ी फॉर्मेशन मास्टर का उसका खिताब छीन लूंगी, इसलिए उसने कभी किसी को मेरे बारे में नहीं बताया। मुझे भी बस फॉर्मेशंस का अध्ययन करना पसंद है, नाम या शोहरत से मुझे कोई मतलब नहीं। ये सुनकर तुम कुछ पल के लिए चुप रह गए और मन ही मन सोचा कि वह बूढ़ा हुआंग हाओ तो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेशर्म निकला। करीब आधे घंटे बाद तुम डीमन टॉम सिटी के छोटे कोर्टयार्ड में लौट आए। वहां वांग डुआनशान को देखकर तुम मुस्कुराए और बोले, ओल्ड वांग, तुम सच में आ गए। हाँ हाँ, यकीन नहीं होता कि तुम सच में वापस आ गए हो।
अच्छा हुआ शुई तियानफई ने मुझे मैसेज कर दिया था, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाती। मैंने इस बूढ़े श्याओ को कहा था कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन यह मानने को तैयार ही नहीं था। वांग डुआनशान मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, तुम्हें पता नहीं ये ओल्ड श्याओ मुझे कितनी बार बेवकूफ बना चुका है, इसलिए मैं जोखिम नहीं ले सकता था। तुम हल्का सा हंस पड़े। तभी ल्यू मियाओ मियाओ आगे आई और पूछने लगी, डैड ये कौन है? तुमने कहा, ये वांग डुआनसन है, तुम्हारे डैड के पुराने दोस्त, इन्हें जो चाहे बुला सकती हो। अगले ही पल लू मियाओ मियाओ जोर से बोली, हेलो ग्रैंडपा वांग। यह सुनकर तुम भीतर तक सिहर गए और वांग डुआनसन भी एकदम जड़ हो गया। उसने पूछा, ये तुम्हारी बेटियां हैं? लियू जी शुआन ने भी तुरंत उसे ग्रैंडपा कहकर पुकारा। ये दो शब्द उसके दिल पर सीधा असर कर गए और वांग डुआनशान पूरी तरह पिघल गया। वह हंसते हुए बोला, अरे तुम दोनों, ग्रैंडपा वांग को तो पता ही नहीं था कि तुम लोग हो। मैं कोई खास तोहफा भी नहीं लाया। चलो ऐसा करते हैं, ये मेरी दो सबसे अच्छी 10वीं ग्रेड स्वॉर्ड्स हैं, इन्हें ग्रैंडपा की तरफ से वेलकम गिफ्ट समझ लो। तुम्हारी बेटियां थोड़ी झिझकी तो तुमने कहा, चिंता मत करो, ले लो। फिर तुम मुस्कुराकर बोले, एक एक काफी नहीं है, अच्छी चीजें ज्यादा हों तो बेहतर है। आखिर ग्रैंडपा यूं ही नहीं कहा गया था, लियू यूनई और सन मिंजी के लिए भी दो और चाहिए। वांग डुआनसन हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, जितना चाहिए ले लो। ग्रैंडपा के पास और कुछ नहीं, बस हथियार ही हथियार हैं। दोनों लड़कियों ने कहा, धन्यवाद ग्रैंडपा वांग। वांग डुआनशान खुशी से चमक उठा। यह सब देखकर शाओ चिंगे और शुए तियानफेई दोनों दंग रह गए, क्योंकि यह कंजूस बूढ़ा आज इतना उदार कैसे हो गया था। जब बेटियों ने हथियार रख दिए तो तुम हे होंग के पास गए और बोले, ओल्ड वांग, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि तुम्हें किसी से मिलवाऊं। ये हे होंग है, इमॉर्टल रूइंस से मेरे पुराने दोस्त। तुम दोनों पहले मिल चुके हो, है ना? वांग डुआन शान तुरंत गंभीर हो गया। हाँ, थोड़ी मुलाकात हुई थी, ये वेपन फोर्जिंग में काफी अच्छे हैं। तुमने कहा, बिल्कुल। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम कुछ ट्रेजर्स फोर्ज करने में मेरी मदद करो और इन्हें भी कुछ ट्रिक्स सिखाओ। वांग डुआनसन ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, रुको, तुम हथियार फोर्ज कर रहे हो? इस बार कोई बहुत ही दुर्लभ मटेरियल मिला है क्या? एक फौजर होने के नाते उसे रेयर मटेरियल्स के साथ काम करना बहुत पसंद था। तुमने कहा, इस बार काफी मिला है। यह कहते हुए तुमने सारा स्काई फॉल डिवाइन गोल्ड बाहर निकाल दिया। वंग द्वनशन की आंखें चमक उठीं और वह बोला, इसके बाद तो मैं सिर्फ दुनिया का सबसे अच्छा फोर्जर नहीं रहूंगा, इतिहास का सबसे महान बन जाऊंगा। फिर कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तुमने सिर हिलाकर कहा, हमेशा की तरह पहले यह पता करो कि इससे कितने ट्रेजर्स बन सकते हैं, उनके प्लान्स बनाओ, फिर मैं चुनूंगा। इतना कहकर तुम लियू यूनई और लू दानहोंग के पास गए और बोले, तुम दोनों अपने मामले खुद तय कर लो। अगर तुम लंबे समय तक यहां रुकने का फैसला करती हो तो अपनी कल्टीवेशन बदलवाने के लिए मेरे पास आ जाना। लियू यूनई ने सिर हिला दिया और तुम वहां से चले गए। दूर खड़ी ज्वेतियनफेई ये सब देख रही थी। जब उसने तुम्हें उस लाल कपड़ों वाली महिला से बात करते देखा तो उसके मन में अजीब सा एहसास हुआ, जैसे यह औरत शायद उसे तुमसे छीनने की कोशिश कर सकती है। करीब 15 मिनट बाद लियू यूनी एक शांत जगह पर गई और अपना साउंड ट्रांसमिशन जेड निकालकर मैसेज भेजा, सिस, मैं यहां हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। केव में उसने अभी तक फैसला नहीं किया था, लेकिन लू दानहोंग से बात करने और लियू मियाओ मियाओ से 10वें ग्रेट स्वॉर्ड मिलने के बाद उसने मन बना लिया था। दूसरी तरफ लियू रुयान ने गहरी सांस ली और तुरंत अपने भाई लियू श्वन्यू को मैसेज भेजा। फिर जवाब दिया, वहां तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो? लियू यूनी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि मुझे एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। ब्रदर इन लॉ की मदद से मैंने इनेट फॉर्मेशन फिजिक जागृत कर लिया है। जैसे ही उसने यह कहा, लियू रुयान का भाई लियू श्याओन्यू और लियू जिंगरान कमरे में आ गए। इनेट फॉर्मेशन फिजिक सुनते ही दोनों हैरान रह गए। क्या तुम सच कह रही हो? ऐसा फिजिक तो सिर्फ दंत कथाओं में मिलता है। लियू यूनई बोली, मैं पूरी तरह निश्चित हूं। फिर उसने पूरी घटना विस्तार से बता दी। लियू रुयन सब सुनकर भौहें चढ़ाते हुए बोली, यह सब कुछ बहुत आसान और संदिग्ध लग रहा है, और वह महिला उसके दोस्त की सीनियर सिस्टर है। कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दिया जा रहा? लियू यूनई ने तुरंत कहा, ब्रदर इन लॉ ऐसे नहीं है, उनकी पहचान बहुत खास है। मुझे अभी हाल ही में पता चला। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे अभी पता चला था कि उसका ब्रदर इन लॉ असल में डीमन रेल्म का मशहूर इटर्नल नाइट डीमन एम्परर है, और जिस ऊंचाई का पीछा उसकी बहन कर रही थी वह तो उसके लिए सिर्फ शुरुआत का छोटा सा कदम था। तभी लियू श्वान्यू, जो हमेशा अपने ब्रदर इन लॉ को कम समझता था, बोला, कौन सी बड़ी पहचान, बस डीमन रेल्म का एक एम्परर ही तो है, पीक एम्परर लेवल एक्सपर्ट। एक दिन हमारी बहन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होगी। इटर्नल नाइट डीमन एम्परर के बिल्कुल पास खड़ी लियू यूनी के मन में अजीब सा द्वंद्व चल रहा था।
उसने सोचा कि बेहतर होगा वह और कुछ न कहे, क्योंकि सच बोलने से उसकी बहन का कल्टीवेशन हार्ट टूट सकता है। उसने कहा, ब्रदर इन लॉ यहाँ बहुत शक्तिशाली हैं और उन्होंने मेरे लिए सब कुछ पहले ही तय कर दिया है, इसलिए मेरी चिंता मत करो। लिu शुआनयू का सिर सुन्न हो गया और वह बोला, सेकंड सिस्टर, क्या उस आदमी ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है? तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रही हो? लिu यूनी अचानक गुस्से में बोली, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि ब्रदर इन लॉ किस तरह के इंसान हैं, और अगर तुमने एक बार भी उनके बारे में बुरा कहा तो तुम मेरे भाई नहीं रहोगे। माहौल गर्म होते देख लिu रुयन ने कहा, यूनी शांत हो जाओ, अभी के लिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं, तुम थोड़ा और सोच लो, बाद में फिर बात करेंगे। इतना कहकर लिu रुयन ने कनेक्शन काट दिया, लेकिन लिu यूनी समझ चुकी थी कि उसकी बहन क्या करने वाली है, इसलिए उसने तुरंत ही होंग को एक मैसेज भेज दिया। दृश्य बदलकर इमोर्टल रुइंस में चला जाता है, जहां लिu श्याओन्यू दांत भींचकर कह रहा था, एल्डर, वो कॉल उठा ही नहीं रहा, आखिर हो क्या रहा है? सिस, यहां कुछ बहुत ही संदिग्ध चल रहा है, रुको मैं फिर से कोशिश करता हूं, शायद वह अभी व्यस्त हो। तभी जो लिu जिंगरान चुपचाप एक तरफ खड़ा था अचानक बोला, मॉम, मुझे लगता है आंटी सच कह रही हैं, डैड वैसे इंसान नहीं है। यह सुनकर लिu शुआनयू तुरंत भड़क गया, डैड वैसे नहीं है? लिu जिंगरान, ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम अपने डैड को बहुत जानते हो। तुम्हारी मॉम के उन्हें छोड़ने से पहले क्या तुम्हें कभी लगा था कि वह डीमन रियल्म से हैं? यह सुनते ही लिu जिंगरान पूरी तरह चुप हो गया। तभी मैसेज जेड अचानक चमक उठा, रुयान, इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें मुझसे कुछ काम था? लिu रुयान तुरंत बोली, हाँ, मुझे बस एक बात कंफर्म करनी है, मेरी बहन अचानक कह रही है कि वह वहां हमेशा के लिए रहना चाहती है। इसके बाद लिu रुयान ने अपनी बहन से अभी अभी सुनी सारी बात ही होंग को बता दी। हे होंग तुरंत उत्साहित होकर बोला, हाँ, ये सब सच है, चिंता मत करो, तुम्हारा एक्स यहाँ सच में बहुत डरावना है। और कुछ पूछना है? अगर नहीं तो मुझे काम पर लौटना है। लिu रुयान के मन में और बुरा शक पैदा हो गया। एल्डर हे, क्या आपको यकीन है कि आप जो कह रहे हैं वह सब सच है? हे होंग थोड़ा नाराज हो गया, रुयान, ये तो ठंडा व्यवहार है, मैंने कब तुमसे झूठ बोला है? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर मुझे कॉल क्यों किया? इतना कहकर ही होंग ने कनेक्शन काट दिया। दूसरी तरफ लिu रुयान की भौहें सिकुड़ गईं। नहीं, यूनी को वापस आना ही होगा। लिu शुन्यू ने आह भरी, मुझे तो लगता है सेकंड सिस्टर अब वापस नहीं आएगी, इवन एल्डर ही भी। लेकिन लिu रुयन ने उसे रोक दिया, जब तक वह खुद सामने आकर नहीं बताती हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अगर सच में ऐसा है तो फिर हम उसे जाने देंगे। करीब 15 मिनट बाद लिu यूनी ने तुम्हें अलग ले जाकर कहा, ब्रदर इन लॉ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं वहीं रहूंगी, लेकिन मेरी सिस्टर को लगता है कि मैं यह फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर रही, इसलिए शायद मुझे थोड़ी देर के लिए वापस जाना पड़ेगा। तुमने सिर हिलाया, अगर यूनई रहना चाहती है तो यह अच्छी बात है। ठीक है, कब जा रही हो? लिu यूनई बोली, अभी। तुमने तुरंत सिर हिलाया और स्पेस को चीरते हुए उसे साथ लेकर डीमन रियलम और इमॉर्टल रुइंस की सीमा तक पहुंच गए। लिu यूनई बोली, यहीं तक ठीक है ब्रदर इन लॉ, जब सब खत्म हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। इतना कहकर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। 1 घंटे बाद लिu यूनी अपनी बहन के सामने खड़ी थी, लेकिन उसने देखा कि हॉल में 2 अजनबी भी मौजूद हैं। उनमें से एक जांग हुआयरन था, जो इमॉर्टल रुइंस का सबसे शक्तिशाली फॉर्मेशन मास्टर माना जाता था, और दूसरा एक पीक एम्परर रेल्म कल्टीवेटर था, जो सोल आर्ट्स में माहिर था। लिu यूनी ने लंबी सांस ली, क्योंकि उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि यहां क्या होने वाला है। वह बोली, सिस, मैं यहां सिर्फ एक बात साबित करने आई हूं, मैं वहां बिल्कुल सुरक्षित हूं और मैं खुद आकर विदा कहना चाहती थी। अब जब दोनों काम हो गए हैं तो मुझे वापस जाना चाहिए। लिu रुयान ने तुरंत कहा, रुको, इससे बस इतना साबित होता है कि तुम खतरे में नहीं हो, लेकिन यह साबित नहीं होता कि तुम्हारे साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ। तभी लिu यूनी का शरीर एक अजीब रोशनी से चमकने लगा। वह बोली, तो अभी देख लो, क्या मैं झूठ बोल रही हूं? क्या यह इनेट ट्रू बॉडी नहीं है? लेकिन ज़ियांग हुआरेन की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उसने लिन चिंगशू की तरफ इशारा किया और लिन चिंगशू तुरंत समझ गई। वह आगे बढ़ी और बोली, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हें धोखा नहीं दिया गया, लेकिन फॉर्मेशन सीखने के लिए तुम्हें डीमन रियल्म जाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें मिलवाती हूं। यह हैं जांग हुआयरन, इमॉर्टल रुइंस के सबसे महान फॉर्मेशन मास्टर। जांग हुआयरन घमंड से बोला, डीमन रियल्म का सबसे बड़ा फॉर्मेशन मास्टर? उसे मेरे सामने आने दो, मैं उसे एक कीड़े की तरह कुचल दूंगा। यह सुनकर लिu यूनई के अंदर गुस्से की लहर उठ गई। उसने कहा, सीनियर, मैंने आपकी सबसे बेहतरीन फॉर्मेशन देखी है और डीमन रियलम वाले के सामने उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। अगर इससे आपको बुरा लगे तो मैं माफी चाहती हूं।
जियांग हुआरेन मुश्किल से खुद को संभाल पाया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा, लेकिन बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। लिन चिंगशू ने देखा कि बात बिगड़ रही है, इसलिए उसने तुरंत तरीका बदल दिया। वह बोली, अगर तुम अब भी अपने फैसले पर अड़ी हो तो कम से कम अपनी सिस्टर को सुकून दे दो। ये फेलो डाओइस्ट तुम्हारी सोल रीडिंग कर लेंगे, क्या कहती हो? लियू यूनई को छुपाने जैसा कुछ नहीं था, इसलिए उसने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है। वह बूढ़ा कल्टीवेटर आगे आया, उसकी उंगली पर सुनहरी रोशनी की किरण चमकी और उसने उसे सीधे लियू यूनी के मन में भेज दिया। कुछ क्षण बाद उसने चुपचाप लिन चिंगशुए को कहा, फेलो दाओइस्ट लिन, इसकी सोल बिल्कुल सामान्य है। लिन चिंगशुए की भौं तुरंत सिकुड़ गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने आंखें संकरी कर लीं और बोली, फेलो डाओइस्ट जिया, जैसा मैंने कहा था वैसा ही करो। मैंने कंफर्म कर लिया है, इसकी सोल पर एक खास सीक्रेट टेक्निक से छेड़छाड़ की गई है। उसी क्षण लियू यूनई सब समझ गई कि लिन चिंगशू ने उसके खिलाफ जाल बिछाया है। लिन चिंगशू तुरंत बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि मामला इतना आसान नहीं है। रोयान, हम तुम्हारी बहन को डीमन रियलम वापस नहीं जाने दे सकते। लियू रोयान गहरी सोच में पड़ गई और बोली, यूनई, मुझे भी लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं है। कुछ समय इमॉर्टल रूइंस में ही रहो, ठीक है? यह सुनकर लियू युन्नी का दिल टूट गया। उसने कहा, सिस, आपने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। लिन चिंगशुए तुरंत बीच में बोली, एक्सक्यूज मी, क्या अपनी बहन से ऐसे बात की जाती है? वह यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रही है। बस, फिर क्या था? लियू यूनई का सब्र टूट गया। वह गुस्से में बोली, लिन चिंगशु, अब बस भी करो। मेरी सिस्टर के डिवोर्स में तुम्हारा ही हाथ था और अब तुम हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा असली मकसद क्या है? लिन चिंगशु का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह बोली, रोयान, अपनी बहन को देखो, डीमन रियल में कुछ ही दिन हुई है और इसकी सोल पहले ही कंट्रोल हो चुकी है। अगर तुमने इसे वापस जाने दिया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लियू यूनी पूरी तरह भड़क गई और बोली, लिन चिंगशुए, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मेरी सोल कंट्रोल हो गई है? तुम्हारे पूरे परिवार की सोल कंट्रोल हो। लियो रोयान पूरी तरह स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन को पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। उसने कहा, यूनई, क्या तुम्हें पता है तुम अभी क्या कर रही हो? लियो यूनई ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे बिल्कुल पता है। शायद मेरी जिंदगी में पहली बार मैं इतनी साफ सोच रही हूं। इतना कहकर उसने वह तलवार निकाल ली जो मियाओ मियाओ ने उसे दी थी। उसने कहा, अब मुझे समझ में आता है कि उस समय ब्रदर इन लॉ कैसा महसूस करते होंगे। फिर उसने तलवार सीधी लिन चिंगशू की तरफ तान दी और बोली, खुशकिस्मत हो कि मेरे पास ब्रदर इन लॉ जैसी ताकत नहीं है, क्योंकि अगर होती तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होता। लिन चिंगशुए मासूम बनते हुए बोली, रूयन, देखो, तुम्हारी बहन पूरी तरह पागल हो चुकी है। हमें इसे यहीं रोकना होगा। लियो रोयान ने अपनी बदली हुई बहन को देखा और एक बार फिर लिन चिंगशू की बातों पर भरोसा कर लिया। उसने सख्त आवाज में कहा, हथियार नीचे रख दो, नहीं तो जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। यह शब्द सुनकर लियो यूनई पूरी तरह टूट गई। उसने अचानक तलवार अपनी ही गर्दन पर रख ली और बोली, तुम मुझे यहां इतना रोकना चाहती हो तो ठीक है, मैं यहीं मर जाती हूं। लियो रोयान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन इतनी दूर तक चली जाएगी। वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी बहन सेंट किंग रियलम की कल्टीवेटर है और उसके हाथ में वह बेहद शक्तिशाली टियर 10 स्वॉर्ड भी है। उसके हाथ की जरा सी हरकत और सब कुछ खत्म हो जाता। लियू रोयान घबराकर बोली, यूनई, प्लीज शांत हो जाओ, हम बैठकर बात कर सकते हैं। लियू यूनई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मेरी जिंदगी मेरी है, उसका फैसला भी मैं ही करूंगी। तभी लियू श्वान्यू, जो शुरू से ही दूसरी बहन के जाने के खिलाफ था, अचानक आगे बढ़ा और बोला, बिग सिस, रुक जाओ। मैं सेकंड सिस को सबसे ज्यादा जानता हूं। मुझे पता है वह कैसी है। मैं भी चाहता हूं कि वह यहीं रहे, लेकिन इस तरह नहीं, हमारे परिवार को तोड़कर नहीं। लियो रुयान की भावनाएं पूरी तरह उलझ चुकी थीं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जाओ। जाने से पहले लियू यूनई ने आखिरी बार अपनी बहन और भाई की तरफ देखा और बोली, इस बार मैं वापस नहीं आऊंगी। अगर तुम अभी भी मुझे अपनी बहन मानते हो तो मुझ पर भरोसा करो, लिन चिंगशू पर भरोसा मत करना। फिर उसने लिन चिंगशू की तरफ ठंडी और सख्त नजरों से देखा, अपना ध्यान रखना, जिस दिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी उस दिन मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। इतना कहकर लियू यूनई ने एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना दी और पलक झपकते ही गायब हो गई। लिन चिंगशू तुरंत जियांग हुआइरेन की तरफ मुड़ी और बोली, फॉर्मेशन तोड़ो और उसके पीछे जाओ। लेकिन लियू रुयान ने सख्त आवाज में कहा, उसने अपना फैसला कर लिया है, उसे जाने दो। लिन चिंगशुए ने देखा कि लियू रुयान पूरी तरह गंभीर है, इसलिए वह पीछे हट गई।
बाद में लिू रुयन ने लिन चिंगशुए को वहीं रोक लिया और पूछा, मास्टर, क्या वह सोल रीडिंग नकली थी? लिन चिंगशुए कुछ देर सिर झुकाकर चुप रही, फिर ऊपर देखकर बोली, रोयान, अगर तुम्हें पहले से जवाब पता है तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? लिू रोयान ने धीरे से सांस ली और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? लिन चिंगशुए बोली, लियो यूनिये ने इन्नेट ट्रू बॉडी जागृत कर ली है। ऐसी प्रतिभा अगर हमारी तरफ रहे तो हमारे पूरे प्लान को कितना फायदा होगा, तुम्हें अंदाजा है? क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? लियो रोयान अचानक फट पड़ी। वह मेरी बहन है, कोई औजार नहीं। लिन चिंगशु ठंडी आवाज में बोली, रोयान, तुम अभी भी बहुत ज्यादा भावुक हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अगर तुम्हें असली ताकत चाहिए तो हर भावनात्मक कमजोरी को काटना पड़ेगा। दोनों के बीच का माहौल तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लिन चिंगजुए बोली, ठीक है, जो चाहो करो, लेकिन खुद से पूछो, क्या अपनी बहन को वहां जाने देना सच में उसके लिए अच्छा है? तुम और मैं दोनों जानते हैं कि चाहे इटर्नल नाइट डीमन एम्परर खुद उसकी मदद करे, फिर भी उसकी कल्टीवेशन को बदलना लगभग नामुमकिन है। आखिर में वह डीमन रियल में मर ही जाएगी। लियू रुयान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वह मरने से तो बेहतर है, और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात का है कि तुमने जो किया उसके बारे में मुझे पहले बताया भी नहीं। अगर दोबारा ऐसा किया तो फिर मुझे दोष मत देना। लिन चिंगशु की भौहें सिकुड़ गईं। अब यह मुझे धमकी दे रही है। लगता है खुद को बहुत बड़ा समझने लगी है। उधर डीमन रेल्म और इमॉर्टल रूइंस की सीमा पर लियू यूनिये ने तुम्हें देखते ही राहत की सांस ली। ब्रदर इन लॉ, क्या आप सच में मेरी कल्टीवेशन बदल सकते हैं? तुम मुस्कुराए। क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? अभी कर देता हूं। अगले ही पल तुम उसे लेकर कोर्टयार्ड में लौट आए। वहां लू दानहोंग पहले से इंतजार कर रही थी। लियू यूनाई तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मास्टर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इमॉर्टल रूइंस में जो कुछ हुआ उसके बाद उसके अंदर मजबूत बनने की आग जल रही थी। लू दानहोंग जल्दी से आगे बढ़ी और उसे उठाते हुए बोली, अरे उठो उठो। तभी उसके पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया और तुमने कहा, फेलो दाओइस्ट लुओ, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे अच्छे से सिखाना। अगर यह अच्छा प्रदर्शन करेगी तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। यह सुनते ही लू दानहोंग हल्का सा कांप गई, क्योंकि उसके दिमाग में यह किसी चेतावनी जैसा लगा। उसी समय पास खड़ा श्यूतियन फाई यह सब देख रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। लू दानहोंग से बात खत्म करने के बाद तुम लियू यूनई को अकेले एक छोटे से ग्रोव में ले गए और बोले, मेरी वर्तमान कल्चरेशन पहले से कई गुना ज्यादा है, इसलिए ग्रैंड अर्थ रियलम से नीचे की किसी भी कल्चरेशन को आसानी से बदला जा सकता है। करीब 15 मिनट बाद तुमने सफलतापूर्वक लियू यूनई की कल्चरेशन को डीमिक एनर्जी में बदल दिया। तुमने कहा, ठीक है, अब तुम्हारी कल्टीवेशन बदल चुकी है। अब यहां आराम से रहो, और अगर कोई ऐसी परेशानी आए जिसे तुम संभाल ना सको तो सीधे मेरे पास आना। उसी क्षण लियू यूनई के मन में एक अजीब सी भावना उठी। तुमने यह महसूस किया और तुरंत गला साफ करते हुए बोले, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। थोड़ा समय लो और अपनी नई स्थिति की आदत डालो। इतना कहकर तुम तुरंत वहां से निकल गए। लियू यूनी का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया, लेकिन उसी समय उसके जेड स्लिप पर उसके छोटे भाई का मैसेज आया। थोड़ी देर हिचकने के बाद उसने कॉल उठा लिया। लियू श्योन्यू बोला, सेकंड सिस, आखिर तुमने जवाब दिया। मैं तो घबरा गया था, लगा कहीं तुमने कोई बेवकूफ़ी न कर ली हो। अपने भाई की आवाज़ सुनकर लियू यूनी के दिल में गर्माहट आ गई। उसने कहा, मैं ठीक हूँ। ब्रदर इन लॉ मुझे लेने आए थे और उन्होंने मेरी कल्टीवेशन भी बदल दी। लियू श्वान्यू हैरान रह गया। सेकंड सिस, तुम सेंट किंग रियल में हो, यह कैसे संभव है? तुम मजाक कर रही हो। लियू यूनी हंसकर बोली, मैंने कब तुमसे झूठ बोला है? तुम हमेशा से ब्रदर इन लॉ को बहुत कम समझते आए हो। तुम उन्हें बहुत कम आंकते हो। वह सच में कमाल के हैं। यह सुनकर लियू श्वान्यू पूरी तरह चुप हो गया। लियू यूनी समझ गई कि उसका भाई अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर रहा। उसने कहा, लिटिल ब्रो, मुझसे वादा करो कि मैं जो बताने वाली हूं वह बिग सिस को नहीं बताओगे। तब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे सब कुछ तुरंत समझ आ जाएगा। लियू श्योन्यू बोला, क्या मतलब बिग सिस को मत बताना? आखिर बात क्या है, सीधे बताओ। लियू यूनी बोली, पहले हेवनली डाओ की कसम खाओ, अगर बिग सिस को बताया तो जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उससे तुम कभी शादी नहीं कर पाओगे। लियू श्योन्यू का मुंह खुला का खुला रह गया। सेकंड सिस, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसी कसम नहीं दिलाई जाती। लियू यूनी बोली, कसम खाओगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आखिरकार लियू श्वान्यू ने दांत भींचकर हेवनली डाओ की कसम खा ली। ठीक है, अब खुश? तब लियू यूनी हकलाते हुए बोली, ब्रदर इन लॉ वही तुम्हारे आइडल हैं, डीमन रियल्म के इटर्नल नाइट डीमन एम्परर। यह सुनते ही लियू श्योन्यू ने तुरंत मैसेज भेजा, सेकंड सिस, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? लियू यूनी बोली, मैंने कब तुमसे झूठ बोला है? और सोचो,
क्या तुम्हें नहीं लगा कि इमॉर्टल रूइंस में जो डिवाइन सोर्ड मैंने निकाली थी वह कहाँ से आई थी? वह ट्रांसेंडेंट ग्रेट सोर्ड जो मेरे पास थी। और क्या तुमने इमॉर्टल रूइंस में उनसे ज्यादा ताकतवर किसी को देखा था? सच तो यह है कि ऐसी तलवारें तो मियाओ मियाओ और जिक्सुआन के लिए सिर्फ खिलौने हैं। वे उनसे बस खेलती हैं। ये सुनते ही लियू शुआन्यू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद को जोर से थप्पड़ मार लिया। फिर बोला, सिस, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या ब्रदर इन लॉ अब मुझसे पूरी तरह नफरत करते हैं? क्या उनके दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा एहसास नहीं बचा? क्या अब सब ठीक करना बहुत देर हो चुकी है? लियो युन्यी ने कहा, ठीक है, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। मैं कोशिश करूंगी कि आगे से ब्रदर इन लॉ के सामने तुम्हारे लिए अच्छी बात कह सकूं। लियो शुआन्यू तुरंत बोला, हाँ हाँ, धन्यवाद सिस, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सच में मेरी फेवरेट सिस्टर हो। वाह! ये कहते ही लियो श्याओन्यू हंस पड़ा। लियो युनई थोड़ा अजीब महसूस करते हुए हल्का सा हंस दी, क्योंकि जब उसका छोटा भाई बेकार की बातें नहीं करता था तब वह सच में काफी अच्छा लगता था। उसी समय लियू शुअन्यू ने सोचा कि थोड़ा और जानकारी निकाल ली जाए, इसलिए उसने कैजुअली पूछा, हाँ सिस, हे होंग, इन दिनों कैसे हैं? वो तो ब्रदर इन लॉ के बहुत करीबी हैं। अभी तो उनकी जिंदगी मजे में चल रही होगी, है ना? लियू युन्नी ने बिना सोचे जवाब दिया, ओल्ड ही। ब्रदर इन लॉ की मदद से उन्हें जल्द ही पूरे कैनियन कॉन्टिनेंट का सबसे शानदार फोर्जिंग चेंबर मिलने वाला है। और उससे भी बड़ी बात यह कि डीमन रियल्म का सबसे शक्तिशाली वेपन फोर्जर खुद उन्हें एडवांस्ड फोर्जिंग टेक्निक्स सिखा रहा है। ये सुनते ही लियू शोन्यू की आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी और वह बोला, वाह, उस आदमी की तो किस्मत खुल गई। नहीं नहीं सिस, मैं अभी बिग सिस को बताता हूँ, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। लेकिन लियू यूनई तुरंत गंभीर हो गई और बोली, बिल्कुल नहीं, अभी सही समय नहीं है। असल में मैंने तुमसे संपर्क एक और वजह से किया है। लिन चिंगशू से सावधान रहना और शेन रेन का भी ध्यान रखना। मुझे हमेशा से लगता है कि लिन चिंगशू कुछ ना कुछ खेल खेल रही है। मैं यहाँ अपनी ताकत जितनी जल्दी हो सके बढ़ाऊंगी। बस मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगी। ये सुनकर लियू शुअन्यू भी गंभीर हो गया और सिर हिलाकर बोला, समझ गया, मैं अपना और जेंगरेन दोनों का ध्यान रखूंगा। लियू युनई ने कहा, ठीक है, अब बात यहीं खत्म करते हैं। और उसने ट्रांसमिशन तुरंत काट दिया। अगले ही सुबह वांग डुआनसन तुम्हें ढूंढते हुए आया और आते ही उसने तुम्हारे हाथ में एक ब्लूप्रिंट थमा दिया। उसने कहा, जरा इसे देखो, इसमें जो डिजाइन हैं सब हेवनली मेट्रॉयड डिवाइन गोल्ड से फोर्ज किए जा सकते हैं। इनमें से 10 चीजें चुन लो। तुम थोड़ा चौंक गए और बोले, 10? इतने सारे? वांग डुआनसन ने हंसते हुए कहा, अगर आर्मर को छोड़ दो तो शायद कुछ और भी बना सकते हो। लेकिन तुमने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, आर्मर तो जरूरी है, मेरी बेटी के लिए भी एक सेट चाहिए। इसके बाद तुमने ब्लूप्रिंट लेकर ध्यान से देखना शुरू किया। सब कुछ देखने के बाद तुमने वंग दुआनशान से पूछा, अभी डीमन रेल्म में कौन से बाजारों में टाइम आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं? मैं अपने बच्चे के लिए एक लेना चाहता हूं। असल में तुम यह जानना चाहते थे कि कहीं वांग डुआनसन के पास ऐसा आर्टिफैक्ट खुद तो नहीं है। वांग डुआनसन ने तुरंत कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले A1 नहीं दिया था? वही टाइम आर्टिफैक्ट जिसका फ्लो रेट 1:100 था। तुम थोड़ा झेंप कर हंस दिए और बोले, जब मैं डीमन एम्परर पैलेस छोड़कर जा रहा था तब मैंने वह आर्टिफैक्ट अपने अप्रेंटिस को दे दिया था, इसलिए अभी मेरे पास नहीं है। यह सुनकर वंग द्वानशन को अचानक कुछ याद आया और वह बोला, लेकिन कुछ समय पहले मैंने मोलियो एकेडमी के लिए एक खास आर्टिफैक्ट बनाया था। उसका टाइम फ्लो रेट तो लगभग वही है जैसा मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन सुना है कि अगर उसे एकेडमी के ट्रेजर टाइम स्पीड ग्राइंडिंग फ्लो के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो उसका रेट 1:300 तक पहुंच सकता है। तुमने हल्के से सिर हिलाया और कहा, समझ गया, अफसोस है, लगता है मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। इतना कहकर तुम श्याओ चिंगई की तरफ मुड़े और बोले, ओल्ड श्याओ, मुझे याद है कि तुम अपने कुछ डिसाइपल्स को मोलियो एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। अब तक उन्होंने अच्छी प्रगति कर ली होगी। मैं सोच रहा हूं कि अपनी दोनों बेटियों को भी कुछ समय के लिए वहां भेज दूं ताकि वे अपने जैसे टैलेंटेड बच्चों के साथ रह सकें। तुम्हें क्या लगता है, यह विचार तुम्हें इसलिए आया क्योंकि पहले तुमने एक जीनियस डिसाइपल को पूरी तरह अकेलेपन में ट्रेन किया था और वह भले ही बहुत ताकतवर बन गया था, लेकिन साथ ही वह एंटी सोशल और बेहद हिंसक भी बन गया था। इसलिए तुम अपने बच्चों को उस तरह नहीं पालना चाहते थे। शाओ जिंगी ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, मुझे लगता है यह बहुत अच्छा फैसला है। मोलियो एकेडमी इसके लिए सबसे सही जगह है। डीमन रेल्म के बाकी हिस्सों जितनी क्रूर और खून खराबे वाली जगह नहीं है। इसे एक तरह का सेफ स्टार्टर जोन समझ लो। तुमने कहा, ठीक है, मौका मिलने पर मुझे मोलियो एकेडमी के प्रिंसिपल से मिलवा देना। श्याओ चिंगई की आंखों में शरारती चमक आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोला, वैसे वह बूढ़ा आज रात वापस आ रहा है, क्यों ना आज रात उसे अचानक पकड़ लें।
मेरा मतलब है उससे मिलने चलते हैं। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम दोनों पुराने चालाक लोमड़ियों की तरह एक ही समय पर मुस्कुरा दिए। योजना तय होते ही तुमने लू दानहोंग को ढूंढा और उससे मोलियो एकेडमी तक एक टेलीपोर्टेशन अरे बनाने को कहा, ताकि भविष्य में बच्चे आसानी से घर आ जा सके। उसी शाम तुम और श्याओ चिंगई चुपचाप मोलियो एकेडमी के अंदर घुस गए। श्याओ चिंगई ने एक ट्रांसमिशन जेड स्लिप निकाला और कहा, श्याओ शू, तुम्हारा मास्टर आ गया है, आकर हमें रास्ता दिखाओ। करीब 2.5 मिनट बाद एक मिडिल एज्ड आदमी दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया। उसका नाम सॉन्ग शू था और वह मोलियो एकेडमी का 2 स्टार इंस्ट्रक्टर था। वह उत्साह से बोला, मास्टर, आप आखिर आ ही गए। क्या वह बूढ़ा जल्दी वापस आ गया? श्याओ चिंगई ने कहा, अभी नहीं, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी। सॉन्ग शू बोला, तो आइए। और वह तुम्हें अंदर ले जाने लगा। श्याओ चिंगई के मन में उस समय जबरदस्त उत्साह था, क्योंकि पहले जब वह अकेले आता था तो वह बूढ़ा उसकी बात नहीं मानता था, लेकिन आज वह तुम्हें साथ लाया था और उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वह बूढ़ा जिद नहीं करेगा। सॉन्ग शू चुपचाप तुम्हें अकेडमी के अंदर ले गया, लेकिन उसी समय अकेडमी के सूट्रा डिपॉजिटरी में बैठे एक बूढ़े आदमी ने अचानक आंखें खोल दी। ये बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि मोलियो एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल लियू शिंगशू था। उसने तुरंत एक ट्रांसमिशन जेड स्लिप निकाला और मैसेज भेजा, डेमन एम्पर को प्रणाम। जिस आदमी को आप ढूंढ रहे थे वह यहाँ मोलियो एकेडमी में दिखाई दिया है और वह श्याओ चिंगई के साथ है। दूसरी तरफ से जवाब आया, बहुत अच्छा, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। यह मैसेज भेजने वाला डीमन रियलम का वर्तमान शासक लोन डीमन एम्परर था। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मास्टर, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते थे? आप बिना कुछ कहे चले गए, बस एक चिट्ठी छोड़ दी। क्या आपको पता है इन सालों में मैंने क्या सहा है? फिर उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया और उसने कहा, अब इंतजार करो। मेरी ताकत पहले से 10 गुना ज्यादा हो चुकी है और इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या बन चुका हूं। उधर मोलियो एकेडमी के एक कमरे में श्याओ चिंगई एक सफेद बालों वाले बूढ़े के सामने खड़ा था। वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि एकेडमी का प्रिंसिपल लियू शिवे था। लियू शिवे ने ठंडी नजर से देखकर कहा, ओह, तो तुम हो शाओ चिंगे। ये मत समझना कि सिर्फ उस आदमी को साथ लाने से मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी मांगे मान लूंगा। श्याओ चिंगे मुस्कुराया और बोला, इस बार बात मैं नहीं करने वाला, वह करेगा। तभी तुम आगे बढ़े और शांत आवाज में बोले, प्रिंसिपल लियू, जब आप जानते हैं कि मैं कौन हूं तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। पहली बात, कल से मेरी बेटी मोलियो एकेडमी में ट्रेनिंग करेगी। दूसरी बात, जब भी जरूरत हो उसे एकेडमी के टाइम आर्टिफैक्ट टाइम स्पीड ग्राइंडिंग फ्लो का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। अगर आप इन दोनों शर्तों को मान लेते हैं तो मैं आपके लिए एक काम करूंगा। यह सुनकर लियू शिवे पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हारी बेटी भी है और तुम ऐसी शर्तें रखोगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सख्त आवाज में जवाब दिया, कल से? यह असंभव है। नए स्टूडेंट्स की अगली परीक्षा 3 साल बाद होगी। परीक्षा पास करो तभी यहां ट्रेनिंग मिलेगी। और दूसरी शर्त? बिल्कुल नामुमकिन, लियू शिवेई ने सख्त स्वर में कहा। टाइम स्पीड ग्राइंडिंग फ्लो हमारी एकेडमी का सबसे कीमती ट्रेजर है। इसे किसी को भी यूं ही इस्तेमाल करने नहीं दिया जा सकता। यह सुनते ही कमरे में अचानक गहरी खामोशी छा गई। श्याओ चिंगी की आंख हल्की सी फड़क गई, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह बूढ़ा सच में हर किसी के साथ इतना ही सख्त रहता है। उसने मन ही मन सोचा कि ओल्ड लियू तो किसी को भी जरा सा फेस नहीं देता। लियू शिवेई ने दृढ़ आवाज में कहा, नियम तो नियम होते हैं, तुम चाहे जो भी हो, मेरा जवाब वही रहेगा। बाहर से वह पूरी आत्मविश्वास से बोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफी घबरा चुका था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम अचानक शांत स्वर में कहोगे, ठीक है, अगर रास्ता बंद है तो चलो वापस चलते हैं, मेरी बेटी शायद मुझे याद कर रही होगी। यह सुनकर लियू शिवे सच में चौंक गया। उसने सोचा, इटर्नल नाइट डीमन एम्परर इतनी आसानी से पीछे हट रहा है। तभी अगले ही पल शाओ चिंगे बोल पड़ा, रुको, क्या हम सच में ऐसे ही चले जाएंगे? मुझे तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों ना पहले इसे थोड़ा पीट लें फिर चले जाएं? तुम हल्का मुस्कुराए और बोले, अगर यह अपने नियमों की इतनी परवाह करता है तो इसे पीटने से भी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है। फिर तुमने उस भयानक ऊर्जा के गोले की तरफ देखा और कहा, जब से हम यहाँ आए हैं यह चीज उस टाइम स्पीड ग्राइंडिंग फ्लो को देखकर ललचा रही है। अगर मैं इसे चुपचाप छोड़ दूं तो यह अकेले इसे संभाल नहीं पाएगा, और जब ऐसा होगा शायद यह खुद मेरे पास आकर मदद मांगेगा। और अगर तब भी नहीं माना तो नियम तो सिर्फ निर्जीव चीजें हैं, इंसान को उनके साथ मरने की जरूरत नहीं होती।
यह सुनते ही लियू शिवेई की नजर तुरंत उस डरावनी ऊर्जा पर टिक गई। उसके बूढ़े चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी फड़क गईं, क्योंकि उस ऊर्जा से उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह आसपास की हर चीज को निगल जाने की भूख रखती है। तभी श्याओ चिंगई ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, चलो यहां से निकलते हैं। अब और क्या इंतजार करना। यह सुनकर लियू शिवेई सच में घबरा गया और तुरंत 2 बार नकली खांसी करके बोला, रुको, तुम दोनों जरा ठहरो। मैं बस सोच रहा था कि शायद कुछ नियमों में थोड़ी बहुत गुंजाइश निकाली जा सकती है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम और श्याओ चिंगई एक दूसरे की तरफ देखे और समझ गए कि यह बूढ़ा बहुत जल्दी मान गया। तुमने तुरंत वह ऊर्जा का गोला वापस रख दिया और बोले, ठीक है, बताओ क्या करना होगा। लियू शिवेई ने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में एक खुरदुरा गहरे रंग का प्राचीन धातु का टुकड़ा था। उसने कहा, आज रात मैं इसी चीज को लेने के लिए वापस आया हूं। मैं इसे टियनयू डीमन केव में लगभग 30 ली अंदर ले जाकर हंटिंग एमरल्ड वाइन्स से टेम्पर करवाने वाला था। फिर उसने सीधे तुम्हारी तरफ देखा और बोला, चूंकि तुम वापस आ गए हो, ये ट्रेजर तुम ले जाओ। जितना गहरा जा सको उतना अंदर जाओ और कम से कम 1 घंटे तक वहीं रहो। अगर हो सके तो तब तक रुको जब तक इसके ऊपर बने पैटर्न्स सुनहरे रंग के ना हो जाए। तुमने बिना किसी झिझक के तुरंत मान लिया, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान ताकत के लिए यह तो बच्चों का खेल था। लेकिन जैसे ही तुम उस धातु को लेने के लिए हाथ बढ़ाने लगे, लियू शिवेई ने अचानक हाथ पीछे खींच लिया और बोला, रुको, तुमने जो दूसरी शर्त पहले रखी थी उसमें एक समस्या है। उस टाइम स्पीड ग्राइंडिंग फ्लो को एक्टिवेट करने में काफी रिसोर्सेज लगते हैं। क्या तुम सच में उम्मीद करते हो कि हमारी मोलियो एकेडमी ही उसका खर्च उठाए? शाओ चिंगी यह सुनकर बिल्कुल निरुत्तर हो गया। फिर उसने कहा, क्या तुम सच में कह रहे हो कि इटर्नल नाइट डीमन एम्परर तुम्हें कुछ रिसोर्सेज भी नहीं दे सकता? तुम थोड़ा असहज होकर हंस पड़े और बोले, सच कहूं तो इस समय मेरे पास सच में इतने डीमन क्रिस्टल्स नहीं हैं। मुझे अभी पता चला कि मेरे जमा किए हुए क्रिस्टल्स पहले ही जल चुके हैं। फिर तुमने मुस्कुराकर शाओ चिंगी की तरफ देखा और कहा, ओल्ड शाओ, इतने सालों में तुमने तो काफी डीमन क्रिस्टल्स जमा कर लिए होंगे, है ना? यह सुनते ही शाओ चिंगी ने खुद को ही मुंह पर थप्पड़ मार लिया। 1 घंटे बाद जब तुम लियू शिवे द्वारा दिया गया काम पूरा करके लौटे तो सीधे कोर्टयार्ड में आकर आवाज लगाई, जिक्सुआन, मियाओ मियाओ, डैडी वापस आ गया। तुरंत कई लोग बाहर आ गए। लियू जिक्सुआन दौड़कर तुम्हारे पास आया और पूछा, डैडी कैसा रहा? अब तक लियू जिक्सुआन को पता चल चुका था कि मोलियो एकेडमी के पास डीमन रियल्म का सबसे शक्तिशाली टाइम आर्टिफैक्ट है और वह ग्रैंड अर्थ रियल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए बेहद उत्साहित था। तुमने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों अब डीमन रियल्म की सबसे बेहतरीन एकेडमी में ट्रेनिंग करने वाले हो। इसके बाद तुम शुए त्यनफेई के पास गए और बोले, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अभी मेरे पास डीमन क्रिस्टल्स थोड़े कम हैं, इसलिए मुझे तुमसे कुछ उधार लेने होंगे। बच्चों को मोलियो एकेडमी के टाइम आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि श्यू तियानफई का परिवार डीमन रियलम के सबसे बड़े ट्रेड गिल्ड्स में से एक चलाता है। यह सुनते ही श्यू तियानफई की आंखें चमक उठी और वह बोली, तुम्हें जितने चाहिए उतने ले लो। तुमने कहा, तो फिर 100 मिलियन टॉप ग्रेड डीमन क्रिस्टल्स दे दो। श्यू तियानफई ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी किसी को भेजकर भिजवा देती हूं। तुमने कहा, जब मेरा अप्रेंटिस आएगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन जुए तियनफेई ने तुरंत कहा, तुम क्या कह रहे हो? और वैसे भी ये बच्चों के लिए है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर वह लियू जिक्सुआन और लियू म्याओ म्याओ के पास गई और बोली, आंटी शुए तुम्हें खुद स्कूल छोड़ने और लेने आएगी, कैसा रहेगा? लियू म्याओ म्याओ की आंखें चमक उठी और वह बोली, हाँ आंटी शुए, अब आप पीछे नहीं हट सकती। तुमने तुरंत कहा, म्याओ म्याओ, आंटी शुए को परेशान मत करो, तुम्हारे पास मैं हूं ना। लेकिन लियू म्याओ म्याओ ने शुए तियनफेई का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, मुझे आंटी शुए ही चाहिए। जब आंटी शुए होती हैं तो मुझे स्वादिष्ट खाना भी मिलता है और ट्रेनिंग भी। ये सुनते ही लियू जिक्सुआन ने उसकी गोल मटोल गालों को पकड़कर कहा, तुम छोटी फूडी, कभी ट्रेनिंग पर भी ध्यान दे लिया करो। तुम ही तो कहती थी कि जल्दी ग्रैंड अर्थ रियल में ब्रेक थ्रू करना है। लियू मियाओ मियाओ ने गाल फुलाकर कहा, लेकिन मैंने पता लगा लिया है कि जब मैं स्वादिष्ट खाना खाते हुए ट्रेनिंग करती हूं तो मेरी ट्रेनिंग और भी तेज हो जाती है। यकीन नहीं होता? देखो। इतना कहकर उसने ठंडा वाटरमेलन निकाला और खाते हुए ट्रेनिंग दिखाने लगी। कुछ ही पलों बाद वहां मौजूद हर इंसान पूरी तरह हैरान रह गया। वह बोली, देखा, मैंने कहा था ना, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम तुरंत आगे बढ़े और अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, म्याओ म्याओ, एक बार फिर ट्रेनिंग करके दिखाओ, मुझे खुद देखना है। थोड़ी देर बाद जब तुमने आंखें खोली तो तुम सच में हैरान रह गए, क्योंकि तुमने साफ महसूस किया कि जब तुम्हारी बेटी खा रही थी तब उसके अंदर की स्पिरिचुअल रूट सच में बढ़ रही थी। फिर थोड़ा झेंपते हुए तुमने कहा,
अगर ऐसा है तो मियाओ मिया, अब से तुम खाते हुए भी ट्रेनिंग कर सकती हो। फिर तुमने शिव तियानफे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, वैसे यह सारा खाना तुम ही उसे चुपके से दे रही थी, है ना? यह सुनते ही लियू मियाओ मियाओ तुरंत जुए तियानफे के सामने खड़ी हो गई और बोली, डैडी, आंटी जुए को मत डांटो। अगर आंटी जुए नहीं होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं ऐसे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। जुए तियानफे की आंखों में तुरंत स्नेह भर आया और वह बोली, उफ, काश ये बच्ची मेरी होती। तुम थोड़ा असहज होकर सिर खुजाने लगे और बोले, मैं आपको डांट नहीं रहा था आंटी शुए, मैं तो बस आपका धन्यवाद कर रहा था। श्वेत अनफे हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर सच में धन्यवाद कर रहे हो तो फिर उसका एक रिवॉर्ड भी होना चाहिए। तब तुमने श्वेत अनफे की तरफ देखकर पूछा, तो बताओ तुम्हें किस तरह का रिवॉर्ड चाहिए? श्वेत अनफे अचानक इतनी खुश हो गई जैसे उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी। वह बोली, रुको, क्या तुम सच में सीरियस हो? तुमने सिर हिलाकर हाँ कहा। पास खड़े शाओचिंगी ने यह सब देखा और वही चालाक मुस्कान फिर से उसके चेहरे पर आ गई। वह हंसकर बोला, मैं तो तुम्हारे पक्ष में हूं शिव तियान फई। लेकिन शिव तियान फई ने सबको हैरान कर दिया और बोली, बस मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दो। ये सुनकर तुम भी उसे नए नजरिए से देखने लगे और मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सुनते ही शिव तियान फई का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे उसने शहद खा लिया हो। फिर उसने कहा, ठीक है मियाओ मियाओ, जिक्सुआन, तुम दोनों आंटी शिव के साथ आओ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें तैयार की हैं, मोलियो एकेडमी में तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर वह दोनों को कमरे के अंदर ले गई। ये सब देखकर श्याओ चिंगई ने हैरानी से सिर हिलाया और बोला, भाई, क्या ये वही शिव त्यानफई है जिसे हम जानते हैं? अब तो सच में इसमें वाइफ और मॉम वाली वाइब आने लगी है। तुमने श्याओ चिंगई की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच तो यह था कि अभी जो हुआ था उसने तुम्हें भी थोड़ा हैरान कर दिया था। श्याओ चिंगई ने देखा कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो वह जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, यही तो है शिव त्यानफई, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। करीब आधे घंटे बाद एक कमरे में अकेले बैठी लियू जीशुआन गंभीरता से लियू मियाओ मियाओ को देख रही थी और बोली, लगता है तुम्हें सच में आंटी शुए बहुत पसंद है। क्या सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हें अच्छा खाना देती है? उसे पता था कि उसकी छोटी बहन अब अपनी सोच विकसित करने लगी है। लियू मियाओ मियाओ ने थोड़ा सोचकर कहा, सिस, मुझे लगता है आंटी शिव बिल्कुल डैडी जैसी है। वह सच में मेरी परवाह करती हैं, शायद मॉम से भी ज्यादा। यह कहते हुए उसने होंठ भींच ली और चुपचाप नीचे देखने लगी। पहले मॉम बस कल्टीवेशन ही करती रहती थी, उन्होंने हमारे साथ कभी समय ही नहीं बिताया। यह सुनकर लियू जिक्सवान भी कुछ देर चुप हो गई। तभी लियू मियाओ मियाओ ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। वह बोली, सिस, मैंने महसूस किया है कि जब मैं आंटी शिव के साथ होती हूं तो मुझे मॉम की याद भी कम आती है। यह सुनकर लियू जिक्सवन ने देखा कि उसकी छोटी बहन रोने वाली है तो उसने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, तो फिर हम आंटी शुए के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे और मॉम के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। अगली सुबह जब तुम अपनी बेटियों को लेकर ल्यूमो एकेडमी जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी तुम्हारी नजर सन मिंजी पर पड़ी और तुमने पूछा, तुम भी चल रही हो? सन मिंजी की आंखें हैरानी से फैल गईं और वह बोली, क्या मुझे भी जाने की इजाजत है? तुमने शांत स्वर में कहा, मैं ल्यूमो एकेडमी के हेडमास्टर से कह दूंगा कि मैं अपनी बेटियों को वहां दाखिल करा रहा हूं। तुम बस मेरी एक बेटी बनकर चलना ताकि तुम भी वहां के टाइम एक्सिलरेटिंग ट्रेजर का इस्तेमाल करके कल्चरेशन कर सको। सन मिंजी घबरा गई और बोली, क्या यह सच में ठीक है? मैं तो कोई खास नहीं हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही तुमने बात काट दी। फैसला हो चुका है, तुम जिक्सुआन के साथ रहोगी और तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखोगी। सन मिंजी को यकीन ही नहीं हुआ कि उसे ऐसा मौका मिलेगा। उसने तुरंत झुककर 90 डिग्री का प्रणाम किया और बोली, बहुत धन्यवाद सीनियर। उसी समय लियू यूनई भी पास आ गई और बोली, ब्रदर इन लॉ, मेरे मास्टर, और मैंने वह टेलीपोर्टेशन अरे बना लिया है जिसकी आपको जरूरत थी। क्या आज ही उसे दोनों जगह सेट कर दें? तुमने कहा, हाँ। तभी तुम्हें अचानक एक ख्याल आया और तुम बोले, ओ हाँ यूनी, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी बेटी बनकर ल्यूमो एकेडमी में दाखिला ले सकती हो। इस पहचान के साथ तुम भी वहां के टाइम ट्रेजर का इस्तेमाल कर सकोगी और जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाओगी। यह सुनकर लियो यूनई का चेहरा लाल हो गया और वह बोली, यह तो ठीक नहीं लगता। मेरी उम्र में क्या मैं सच में आपकी बेटी बनकर दिख सकती हूँ? यह सुनकर श्याओ चिंगई जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी बेशर्मी अब मेरी बराबरी करने लगी है। मैं अभी से सोच सकता हूं कि जब वह बूढ़ा तुम्हें इतनी सारी बेटियों के साथ देखेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा। तुमने श्याओ चिंगई को घूर कर देखा और बोले, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपनी बेटियों को दाखिल करा रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि कितनी बेटियां हैं। श्याओ चिंगई कुछ बोलना चाहता था लेकिन अब देर हो चुकी थी। उधर लियू यूनई अभी भी झिझक रही थी।
तब उसके मास्टर ने उसे समझाते हुए कहा, चलो डिसाइपल, मान जाओ, 1:300 का टाइम रेशियो है। तुम्हारे मास्टर को भी ऐसा मौका मिल जाए तो वह मना नहीं करेंगे। तुमने मजाक में कहा, अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो तुम भी मेरी बेटी बन सकती हो। लू दानहोंग तुरंत बोली, नहीं नहीं, मैं इस नाटक में नहीं पढ़ने वाली। थोड़ी देर बाद लियू यूनई ने दांत भींचे और फैसला कर लिया, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ज्यादा देर नहीं लगी और पूरा समूह ल्यूमो एकेडमी पहुंच गया। लियू शिवे खुद बाहर आकर उन्हें लेने आया, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारे पीछे खड़ी इतनी सारी महिलाओं को देखा, वह तुरंत भौहें सिकोड़कर बोला, ये सब? तुमने शिव तियानफई को छोड़कर बाकी सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब मेरी बेटियां हैं। कल रात जो समझौता हुआ था उसी के अनुसार इन सबका रजिस्ट्रेशन करा दो। यह सुनकर लियू शिवेई का जबड़ा लगभग जमीन पर गिरने वाला था। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसकर कहा, इतना हैरान मत हो, ये सब मेरी बेटियां ही हैं। लियू शिवेई लगभग 2.5 मिनट तक चुप खड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझे बहुत मुश्किल में डाल रहे हो। कल रात मुझे लगा था तुम्हारी सिर्फ एक बेटी है। तुमने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या अब तुम अपनी बात से मुकरने का सोच रहे हो? लियू शिवेई के होंठ फड़क गए, क्योंकि गलती उसकी थी और ऊपर से शाओ चिंगी भी वहीं खड़ा था। शाओ चिंगी तुरंत समझ गया कि बूढ़ा किस बात से डर रहा है और बोला, ओल्ड लियू, मुझे पता है तुम्हें अपनी रेप्यूटेशन की चिंता है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे सबकी समस्या हल हो सकती है। सुनना चाहोगे? लियू शिवेई तुरंत चौकन्ना हो गया। शाओ चिंगई बोला, दूसरों को परेशानी में डालना खुद परेशानी में पड़ने से बेहतर है। यह सुनते ही लियू शिवेई के दिमाग में जैसे अचानक एक रास्ता खुल गया। उसने तुरंत फैसला बदल दिया और बोला, इसमें कोई समस्या नहीं है। वाइस हेडमास्टर लियू चिंगशू के पास जाओ, वह सारी प्रक्रिया पूरी कर देगा। जैसे ही तुम लोग वहां से गए, उसने तुरंत लियू चिंगशू को मैसेज भेज दिया और सारा काम उसके सिर डाल दिया। उसका बूढ़ा चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह बुदबुदाया, हम कभी नहीं सोचा था कि मैं भी ऐसा करूंगा, लेकिन सच कहूं तो यह काफी अच्छा लगा। दूसरी तरफ लियू चिंगशू ने जब यह आदेश सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हें अपने पूरे समूह के साथ आते देखा, उसका रवैया तुरंत बदल गया और वह मुस्कुराकर बोला, आप आ गए। हेडमास्टर ने मुझे पहले ही सब बता दिया है। सच कहूं तो यह आइडिया पूरी तरह मेरा ही था। मैं अभी सब व्यवस्था कर देता हूं। थोड़ी देर बाद लियू चिंगशू ने खुशी खुशी तुम्हें 4 आइडेंटिटी टोकन्स दिए और बोला, ये सिर्फ आपकी बेटियों की पहचान के टोकन्स नहीं हैं, इनमें कई अतिरिक्त सुविधाएं भी हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल करने के लिए टोकन में डीमन एसेंस रिचार्ज करना पड़ेगा। तुमने पूछा, अगर बच्चों को उस स्पेशियल ट्रेजर में कभी भी प्रवेश करना हो तो? लियू चिंगशू तुरंत बोला, मैंने चारों टोकन्स को अपग्रेड कर दिया है, अब वे कभी भी कहीं से भी उस स्पेस में प्रवेश कर सकते हैं। लियू चिंगशू ने आगे कहा, लेकिन अगर ये लोग उस टाइम ट्रेजर के अंदर लगातार रहना चाहें तो उसके लिए काफी मात्रा में डीमन विलो एसेंस लगेगा। तभी ज़ुए तियानफेई आगे बढ़ी और बोली, बताइए, अगर बच्चों को वहां जितना चाहें उतना समय रहना हो तो कितने डीमन क्रिस्टल्स लगेंगे? लू चिंगशू ने एक उंगली उठाई और बोला, हर एक के लिए 100 मिलियन टॉप ग्रेड डीमन क्रिस्टल्स। यह सुनकर सन मिंगजी तो लगभग बेहोश होने वाली थी, क्योंकि 100 मिलियन टॉप ग्रेड डीमन क्रिस्टल्स किसी पीक ग्रेट एम्परर की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी के बराबर होते हैं। लेकिन अगले ही पल सबने देखा कि शिव तियानफई ने बिल्कुल सहज अंदाज में एक स्टोरेज रिंग निकालकर लू चिंगशू की तरफ फेंक दी और बोली, इसमें 1 बिलियन है। तुम्हारी एकेडमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बच जाए उसे डोनेशन समझ लेना, कुछ और क्लासरूम्स बनवा लेना। यह देखकर लू जिक्सुआन और लू मियाओ मियाओ दोनों ने एक साथ पलक झपकाई और बोले, आंटी शू, आप तो बहुत अमीर हैं। उसी समय तुमने चुपचाप श्याओ चिंगई को एक ट्रांसमिशन भेजा। क्या शिव तियानफई का व्यापार सच में इतना बड़ा हो गया है? मुझे याद है पहले वह इतनी अमीर नहीं थी। अभी तो उसने 1 बिलियन ऐसे फेंक दिया जैसे कुछ हो ही नहीं। श्याओ चिंगई ने बेबस होकर जवाब दिया, पहले उसकी सारी ऊर्जा बस तुम्हारा पीछा करने में लगी रहती थी, इसलिए उसे अपने बिजनेस की परवाह ही नहीं थी। लेकिन इन 1000 सालों में जब तुम नहीं थे, उसने बस थोड़ा सा ध्यान दिया और सीधा डीमन ओवरलॉर्ड रैंकिंग्स के टॉप 10 में पहुंच गई। तभी लू चिंगशू आखिर अपने झटके से बाहर आया और मन ही मन बोला, मैं तो सोच रहा था कि ये लोग मेरे सिर मुसीबत बनकर आए हैं, लेकिन ये मुसीबत तो अलग ही लेवल की निकली। फिर वह बोला, ठीक है, मैं अभी इन चारों लेडीज के टोकन्स में डीमन विलो एसेंस पूरी तरह भर देता हूं। और उत्साह में वहां से दौड़ पड़ा। तुमने शिव तियानफई की तरफ देखा और सच में भावुक होकर कहा, तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं थी। शिव तियानफई के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई और वह बोली, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आगे कभी तुम्हें और डीमन क्रिस्टल्स चाहिए हो बस बता देना, जितने भी चाहिए मैं इंतजाम कर दूंगी।
तुम्हारे मन में भावनाएं थोड़ी उलझ गईं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद तुम इतने समय से शू तियानफई के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त रहे थे। तभी श्याओ चिंगई की आवाज फिर तुम्हारे दिमाग में गूंजी। देखा, लोगों को पहचानने में मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। शू तियानफई असल में बहुत अच्छी इंसान है। इस बार तुमने कोई जवाब नहीं दिया और शाओ चिंगी को महसूस हो गया कि तुम धीरे धीरे जुए तियानफई के लिए नरम पड़ रहे हो। थोड़ी देर बाद लू चिंगशू वापस भागता हुआ आया और बोला, मैंने आपकी बेटियों के टोकन्स में सारे डीमन क्रिस्टल्स डाल दिए हैं। अब बस उन्हें शी शी मोयू स्पेस के अंदर जाकर टोकन पर ध्यान लगाना होगा और वे टाइम ट्रेजर का इस्तेमाल कर सकेंगी। तुम संतुष्ट होकर सिर हिलाए। फिर वह धीरे से लुजेक्सुआन और बाकी लड़कियों की तरफ झुककर बोला, अगर एकेडमी में कभी कोई ऐसी समस्या आए जिसे तुम संभाल ना सको तो सीधे मेरे पास आ जाना। आधे घंटे बाद तुम अपनी बेटियों को शी शी मोयू स्पेस में ले गए। सामने खड़ा रहस्यमयी कल्चरेशन टावर देखकर तुम काफी संतुष्ट हुए और बोले, अंदर जाकर पहले महसूस करो और कोशिश करना कि सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जाओ। वहां कल्टीवेशन की गति सबसे तेज है। चारों ने गंभीरता से सिर हिलाया और अगले ही पल गायब हो गई। लगभग एक इंसेंस स्टिक समय बाद चारों फिर तुम्हारे सामने लौट आई। तुमने पूछा, अंदर कैसा लगा? लू जिक्सुआन और बाकी दो मुस्कुराई और बोली, कमाल का है। लेकिन लू मियाओ मियाओ ने होंठ फुलाकर कहा, डैडी, मियाओ मियाओ वहां अकेली थी। इतनी बड़ी जगह में थोड़ा अकेलापन लग रहा था। तुमने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, जब मियाओ मियाओ थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब हम यहाँ लंबे समय के लिए कल्चरेशन करेंगे। यह सुनकर लू मियाओ मियाओ खुश हो गई। फिर तुमने लू जिक्सुआन और बाकी दोनों से कहा, अब से तुम लोग यहीं ट्रेनिंग करोगे, लेकिन टाइम ट्रेजर पर ज्यादा निर्भर मत हो जाना। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह एकेडमी की क्लासेस अटेंड करो, दोपहर में यहाँ कल्टीवेशन करो और शाम को टेलीपोर्ट होकर घर वापस आकर आराम करो। तीनों ने गंभीरता से सिर हिलाया और तुरंत उत्साह में फिर से टावर के अंदर चली गई। उसी शाम जब तीनों कोर्टयार्ड में वापस आईं तो अपनी खुशी रोक नहीं पा रही थी। लू जिक्सुअन उत्साह से बोली, आंटी मिंगजी, मैंने आज 3 पूरे लेवल्स ब्रेक थ्रू कर लिए। ये तो पागलपन जैसा था। लियू यूनई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने सिर्फ एक माइनर कल्चरेशन लेवल ही नहीं तोड़ा, बल्कि वह फॉर्मेशन टेक्निक भी समझ ली जो पहले कभी समझ नहीं आई थी। सन मिंगजी भी बोली, मैंने भी 3 लेवल्स ब्रेक थ्रू कर लिए। लेकिन इसी उत्साह के बीच लियू यूनी को अचानक याद आया कि उसके छोटे भाई ने उसे ट्रांसमिशन भेजा था। इमॉर्टल रियलम के एक घर में लियू जनरेन बेचैनी से पूछ रहा था, अंकल, क्या उसने अभी तक कॉल नहीं उठाया? वह तो अपनी बहन के सामने शेख ही बघारने के लिए बेताब था। लियू शोन्यू बोला, शायद वह किसी काम में व्यस्त होगी, लेकिन तुम उसे बताना क्या चाहते हो? लियू जनरेन खुशी से बोला, अंकल, आज आखिर मैं भी सिलेक्ट हो गया। मैंने इमॉर्टल रियलम की सबसे बड़ी एकेडमी चिंगशान एकेडमी ज्वाइन कर ली। और इतना ही नहीं, वहां के एक 30 टाइम रेशियो कल्टीवेशन स्पेस में सिर्फ 2 घंटे ट्रेनिंग की और तुरंत एक माइनर लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। ये तो कमाल है। लियू शुआन्यू तुरंत समझ गया कि लियू जनरेन क्या करने वाला है और हल्की हंसी के साथ बोला, तुम्हारी मॉम का प्रभाव सच में बहुत बड़ा है। उसने तुम्हें चिंगशान एकेडमी में दाखिला दिलवा दिया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, वैसे क्या तुम्हारी एकेडमी में नंगोंग युन नाम की कोई टीचर है? लियू जनरेन बोला, बिल्कुल, वह तो पूरी एकेडमी की सबसे पॉपुलर टीचर है। लियू शुआन्यू ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वही तो मेरी ड्रीम गर्ल है, मुझे बचाओ। फिर उसने आ भरते हुए कहा, लेकिन सच कहूं तो यह नामुमकिन है। वह नंगोंग क्लैन से है, जो इमॉर्टल रीलम के सबसे बड़े परिवारों में से एक है, और मैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूं। ये कहते हुए उसे सच में खुद पर गुस्सा आया, क्योंकि अगर उसने पहले ही अपने उस महान ब्रदर इन लॉ से रिश्ता खराब न किया होता तो नांगोंग यून जैसी लड़की भी शायद उसके स्तर की नहीं होती। तभी अचानक लियू श्वन्यू की आंखें चमक उठीं, क्योंकि ट्रांसमिशन कनेक्ट हो गया था। वह तुरंत बोला, सेकंड सिस, वहां सब कैसा चल रहा है? लियू यूनई ने शांत आवाज में कहा, मेरे साथ क्या होना है? जो कहना है सीधे कहो। लियू श्याओन्यू का चेहरा सिकुड़ गया और वह बोला, सिस, थोड़ा प्यार से बात कर सकती हो? और वैसे भी जनरन तुमसे कुछ कहना चाहता है। लियू जनरन तुरंत आगे झुककर बोला, आंटी, क्या मेरी सिस्टर वहां है? तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आई, क्या चाहिए, जल्दी बोलो। अपनी बहन की आवाज सुनते ही लियू जनरन खुशी से बोला, सिस सुनो, आज मैंने चिंगशन एकेडमी ज्वाइन कर ली और वहां के 1:30 टाइम ट्रेजर में सिर्फ एक दोपहर ट्रेनिंग करके ही एक पूरा माइनर लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। लू जिक्सुअन के होंठ हल्के से ऊपर उठे और वह बोली, ओह वाह, देखो तो सही तुम्हें। अपनी बड़ी बहन से ऐसी तारीफ सुनकर लियू जनरन बेहद खुश हो गया और तुरंत बोला, यह सब मॉम की वजह से हुआ है सच में?
इतना सुनते ही लू जिक्शुआन का चेहरा सख्त हो गया और उसने झटके से कहा, लियू जनरन, लगता है तुम्हें अब मुझे अपनी बहन मानना ही नहीं है। मेरे सामने फिर से उसका नाम लेना जरूरी था क्या? लियू जनरन भी तुरंत पलटकर बोला, सिस, अगर तुम मुझे भाई मानना छोड़ भी दो तब भी मैं सच कहूंगा। अगर तुम डीमन रियलम में ही रहती रही और मॉम के रिसोर्सेज का सहारा नहीं मिला तो हमारे बीच का अंतर बस बढ़ता ही जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो 2 महीने बाद मैं खुद डीमन रियलम आकर तुम्हें दिखा दूंगा। लू जिक्शुअन उसे तुरंत जवाब देने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसका छोटा भाई सच में खुद आने वाला है, उसके होंठ अनजाने में मुस्कुरा उठे। वह बोली, जब चाहो आ जाना, तुम्हारा हमेशा स्वागत है। बस उम्मीद है कि बहुत देर से मत आना, वरना तब तक शायद मियाओ मियाओ भी तुमसे आगे निकल जाएगी। यह सुनते ही ट्रांसमिशन तुरंत कट गया। उधर लियू जेनरेन अब पूरी तरह जोश में आ चुका था और उसी समय डीमन रियलम जाने का मन बना चुका था। इसी बीच इमॉर्टल रियलम के एक भव्य हॉल में कोई बोला, रोयान आज जेनरेन चिंग शान एकेडमी में दाखिल हो गया, वह जरूर बहुत खुश होगा। लियू रोयान ने कृतज्ञता से हाथ जोड़कर कहा, यह सब मास्टर की सिफारिश की वजह से हुआ है। सामने बैठे लिन चिंगशु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने बस बात पहुंचा दी थी। असल में उन्होंने उसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने उसका टैलेंट देखा। उसका पोटेंशियल बेहद डरावना है। एक दिन वह जरूर सबसे ऊंचाई पर पहुंचेगा, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ गई है। लियू रुयान तुरंत बोली, मास्टर कृपया बताइए। लिन चिंगशू के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आई और वह बोली, समस्या भी उसी टैलेंट की वजह से है। अगर उसे यूं ही बढ़ने दिया गया तो वह इमॉर्टल रेल्म के कई बड़े परिवारों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए कुछ परिवार पहले ही उससे संबंध जोड़ना चाहते हैं। यह सुनकर लियू रुयान का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया और वह बोली, मास्टर, आपने ही तो कहा था कि मेरी स्थिति में किसी को भी प्रेम संबंधों से दूर रहना चाहिए। लिन चिंगशू ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रुयान, पहले मेरी बात पूरी सुनो। मैंने उन परिवारों से इस बारे में बात की थी। पहले तो वे मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन काफी समझाने के बाद उन्होंने एक समझौता किया, और सच कहूं तो यह हमारे भविष्य के प्लान के लिए भी अच्छा है। लियू रुयन ने गहरी सांस ली और पूछा, वे क्या चाहते हैं? लिन चिंगशू ने कहा, वे चाहते हैं कि तुम उनके हर क्लैन से 2 लोगों को अपने डायरेक्ट डिसाइपल्स के रूप में स्वीकार करो। इस तरह उनके परिवारों का तुमसे मजबूत संबंध बन जाएगा और वे भी चिंतित नहीं रहेंगे। लियू रुयन कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं मास्टर की बात मानूंगी। लिन चिंगशू ने संतोष से कहा, अच्छा है, मैं अभी जाकर यह सब तय कर देती हूँ। इतना कहकर वह मुड़ी और उसके चेहरे पर एक ठंडी चालाक मुस्कान उभरी। लियू रुयान, अब तुम मेरे हाथ से निकल नहीं सकती। उधर डीमन रेल्म में 2 आरामदायक दिन बीतने के बाद हुए तियनफे तुम्हें ढूंढते हुए आई और बोली, अगले कुछ दिनों के लिए मुझे अपने क्लैन वापस जाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम है, पता नहीं कितना समय लगेगा। यह सुनकर तुम्हें अंदर से हल्की सी अजीब सी भावना महसूस हुई, क्योंकि पहले अगर वह जाती तो तुम्हें राहत मिलती। तुमने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन काम खत्म करके जल्दी वापस आना। यह सुनते ही शू तियानफई के गाल हल्के से गुलाबी हो गए, क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार उसकी कोशिशों को तुम्हारी तरफ से थोड़ा स्वीकार मिला है। फिर तुमने कहा, और जाने से पहले मियाओ मियाओ से जरूर मिल लेना। इन दिनों जब वह घर लौटती है तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढती है, मुझे नहीं।